चलो अब कल तक का तो क्लियर था, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 2 में ग्राउंड्स थे, अभी मैं बैरेक्ट में भी दिखाऊंगी, और अभी फिलहाल सेक्शन 4 देखते हैं। देखो जो नोट्स में आपको सेक्शन 2 मिला है ना, वो प्रिसाइजली लिखा हुआ मिला है। बैरेक्ट में थोड़ा ये है कि लैंग्वेज का इशू हो जाएगा या सीक्वेंस का इशू हो जाएगा, सेम गोज फॉर। तो ना यहाँ तक हम लोग क्लियर है। तो आई एडवाइज यू कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आप पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 4 पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो सेक्शन 2 और सेक्शन 4 आप पहले नोट्स से पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको एक स्टोरी वाइज क्लियर कर देगा, देन यू विल सी द बैरेक्ट। और सेक्शन 2 मैंने आपको कल ही क्लियर करा दिया था, अब हम सेक्शन 4 करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है हम। चलिए अब सेक्शन 4 पे आते हैं। आपने सुना होगा कि देखिए मुस्लिम मैरिज में कोई भी सेक्ट है या कुछ भी है, तो उसमें क्या हो रहा था ना कि मुस्लिम और मुस्लिम वाली ही वैलिड मैरिज थी, वरना इरेगुलर हो रही थी या फिर बातिल हो रही थी। मैरिज के पोर्शन पे अगर आप वापस ध्यान करेंगे तो शिया तो बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था इंटर रिलीजन मैरिजेस, है ना। शिया तो उसको बातिल ही कर रहा था, अवॉइड कर रहा था, बट सुन्नी समहाउ उसको इरेगुलर कर रहा था, वैलिड सुन्नी में भी नहीं था। तो व्हाट इफ के जब शादी हुई है तब तो पार्टीज दोनों मुस्लिम थी, ठीक है। शादी के थोड़ा टाइम बाद लड़की ने या लड़के ने किसी और धर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन या कोई भी XYZ, मतलब मुस्लिम नहीं रहे वो। तो अब ऐसे में क्या होगा कि अगर जब शादी हुई थी तब तो दोनों मुस्लिम थे, तो शादी तो वैलिड है ना। लेकिन अब उन्होंने शादी के बाद कन्वर्जन किया है। अब शादी के बाद, हाँ तथागत लास्ट में बताती हूँ क्लास के, मैंने देख लिया आपके CBC के आंसर्स, क्लास के लास्ट में बताती हूँ, वो रह गया, लास्ट में बताती हूँ, आप रुक जाना क्लास के बाद। तो अब जब शुरू में शादी हुई तब तक तो वैलिड थी, अब बाद में उसकी पोजीशन क्या होगी। पहले तो ऐसा होता, अब देखो ये सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर ऐसा होता है ना, तो मेल के पास तो ऐसा होता था कि अगर फीमेल कन्वर्ट कर रही हैं, एक जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है उसमें मेल के पास क्या राइट होता था कि अगर उसकी वाइफ ने कन्वर्ट किया है तो वहाँ पे उनके पास डाइवोर्स का राइट होता था, ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता था, ठीक है। ऑल दो अगर मेल कन्वर्ट करता था तो जनरली ये राइट फीमेल को नहीं दिया जाता था कि वो एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हो जाए। बट ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया और कुछ अभी हम स्कूल्स में पढ़ेंगे उनमें चेंजेस आया, तो उन्होंने समहाउ फीमेल्स को भी ये राइट दे दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है, हस्बैंड कन्वर्ट करता है, तो उनके पास राइट हो जाता है, ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाता है। ऑलराइट, तो सेक्शन 4 सिर्फ इसी बारे में है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसमें इफेक्ट ऑफ एपोर्टेसी ऑन मैरिज क्या होगा। अब इसमें जब तक सेक्शन 4 नहीं आया था तब तक तो ये था, देखो कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं है कि उसने कन्वर्ट करा और ऑटोमेटिकली उसकी शादी ना टूट गई, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स माना जाएगा, ये नहीं होता। ये हमने पिछले भी काफ़ी टॉपिक्स में पढ़ा है कि खुद से शादी डिसॉल्व नहीं हो जाती है। शादी डिसॉल्व होती है कि आपको सिर्फ एक ग्राउंड मिल जाता है और आपको जाके उसको डिसॉल्व करानी पड़ती है ना। तो अब क्या होगा कि हस्बैंड, अगर अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि अगर हस्बैंड ने अपना मतलब रिलीजन चेंज किया तो ये समहाउ माना जाता है कि ये डिसॉल्व कर देगा मैरिज को उस, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है आजकल, क्योंकि फिर वो मुस्लिम नहीं रहेगा, और मुस्लिम नहीं रहेगा, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो वो वहाँ पे बातिल का टैग लग जाता है। स्टिल ये एडवाइजेबल होता है कि एक प्रॉपर डाइवोर्स की डिग्री ली जाए जाकर, ये अभी भी एडवाइजेबल है, या फिर वो तलाक प्रोनाउंस करे। अगर प्रोनाउंस नहीं कर रहा है तो वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी कोर्ट जा सकता है। ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है, क्योंकि समहाउ होता है कि जब आप बिल्कुल रिलीजन में घुसे हैं ना, पर्सनल लॉ पढ़ रहे हैं रिलीजन में, तो उनको डाउट रह जाता है कि हो सकता है रिलीजन के हिसाब से वो दोनों स्टिल उस शादी में अभी भी बंधे हुए हो। तो एडवाइजेबल भाई ये होता है कि जाकर एक फॉर्मल डिग्री ले लो डाइवोर्स की, खुद से नहीं टूटेगी शादी। अब ये अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि अगर वाइफ ने किया कन्वर्ट, ठीक है, तो शादी खुद से ऐसे डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। अब वहाँ पे जाके हस्बैंड चाहे तो उसको डाइवोर्स दे देगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि ये एक डाइवोर्स की डिग्री का ग्राउंड हो गया, लेकिन उसके अलावा अगर वाइफ जाएगी हस्बैंड से डाइवोर्स लेने तो क्या वो सिर्फ कन्वर्जन पे जा सकती है, या उसे बाकी के 9 ग्राउंड्स में से जो हमने सेक्शन 2 में पढ़े थे उनमें से भी कुछ प्रूव करना पड़ेगा। तो दो ओपिनियन है, दो डिफरेंट ओपिनियन है। एक आधे लोग ये मानते हैं
कि सिर्फ कन्वर्जन एक सफिशिएंट ग्राउंड है वाइफ के लिए कि वो कोर्ट जा सकती है और डाइवोर्स ले सकती है। और दूसरा सेक्ट ये कहता है कि सिर्फ कन्वर्जन तो ग्राउंड नहीं है, सेक्शन 2 में जो 9 ग्राउंड्स हैं उनमें से कोई एक भी प्रूव करना पड़ेगा। तो जब हस्बैंड कन्वर्ट कर देता है ना, तो सेक्शन 2 में से कौन सा ग्राउंड उठ जाता है? एक तो रिलीजियस प्रैक्टिस वाला, उसमें हमने भी तो पढ़ा था कि अगर हस्बैंड रोकेगा रिलीजियस प्रैक्टिस को तो वो भी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। या फिर क्रूरलिटी, अब अगर हस्बैंड किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, आप किसी और को कर रहे हो, मेंटल पीस हैम्पर हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे तो उससे इंटरलिंक करके कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। तो ये किस में डिपेंड करता है? अब ये सब ये ना केस टू केस वेरी करेगा और सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा कि कैसे होगा। तो सेक्शन 2 और 4 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का, और डाइवोर्स यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। मैं आपको सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक बार बैरिक में सेक्शन 2 और 4 दिखा दूंगी ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, फिर आपके पास नोट्स में भी होगा और बैरिक में भी होगा। तो हर तरह की तलाक, शादी, ओरिजिन, सोर्सेज, ये सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ तक तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा और आप बिना किसी डेट को पूछे टेस्ट के लिए तैयार होंगे। सिर्फ सेक्शन 2 और 4 आपके काम का है और इसके अलावा आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि बाकी जितना है ना हमने नोट्स में क्लियर कर लिया है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तलाक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये 2 सेक्शन जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, और पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेक्शन 2 वाले ग्राउंड्स हैं, अब इसमें ये देख लीजिए कि जितने आपने नोट्स में किए थे कि अब यहाँ पे जो हस्बैंड है उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। पीरियड ऑफ 4 years यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट ये 2 years हो जाता है क्योंकि समहाउ स्कूल्स में डिफ्रेंशिएट है। हानफी स्कूल कुछ और कह रहा है, शिया स्कूल कुछ और कह रहा है, और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कुछ कह रहा है। तो प्रैक्टिकली 2 years पे भी कभी कभी डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। अभी स्कूल्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्ट में 4 years मेंशन है और हानफी लॉ के हिसाब से 7 years है। व्हाट? हानफी लॉ के हिसाब से 7 years है और 7 years सेम हिंदू लॉ में भी है, तो वो वहाँ पे सेम हो जाता है ना। तो आपके एक्ट में कितना है? 4 years। अब यहाँ पे नेगलेक्ट पे हो जाता है, जो मेंटेनेंस वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि 2 साल तक अगर वो नेगलेक्ट करता है तो यहाँ पे डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर उनको 7 साल की जेल हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, या यहाँ मेंशन है, यहाँ अधूरा आपके नोट्स में है कि वो जो सेंटेंस है वो फाइनल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हस्बैंड फेल हो रहे हैं परफॉर्म करने में मैरिटल ऑब्लिगेशंस को, जो आपको क्लियर होंगी आई होप कि मैरिटल ऑब्लिगेशन और मेंटेनेंस में क्या फ़र्क है, कल हो गया था। अब यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंसी है शादी के टाइम पे और वो आगे कंटिन्यू भी कर रही है, और कंटिन्यू के लिए भी ये है कि 1 साल तक अगर कंटिन्यू करती है तो भी डाइवोर्स हो जाता है। तो नोट्स में मैं डिटेल है टाइम पीरियड को लेकर, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से है एक्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, इंसेनिटी है कि, और इंसेनिटी का पीरियड एमसीक्यू में ज़रूर आता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीटेड है कि इंसेनिटी कितने साल तक, 2 साल तक। और कुछ जगहों पर, अब यहाँ पे क्या था, ये वाला पोर्शन गैस करके बताइए, यहाँ क्या था। तो अर्लियर यहाँ पे मेंशन था लेप्रेसी, अब वहाँ पे कुछ, लेकिन अब कुछ वो ऐसे आए थे लॉज, कुछ केस लॉज में बोला था कि अब क्योर हो रहा है, अब वो पहले वाली बात नहीं है इसीलिए रिमूव कर दिया था, बट स्टिल कुछ केसेस में देखा गया कि कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से हट चुका है। बाकी अगर मैरिज फादर ने की थी या गार्जियन ने की थी, तो उसके बाद जब वो मेजर हो जाएंगी और अटेंड द प्यूबर्टी, तो वो अपना ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज कर लेंगी, जिसको उर्दू में क्या था, ख्यालुल बुलूग। तो आपके एग्जाम में वर्ड चेंज भी हो सकता है। अब वहाँ पे ये चीज़ हम मैरिज में क्लियर कर चुके हैं कि जब वो अडल्ट हो जाएंगी तो उसके बाद मैरिज कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रूलिटी, ये भी हमने किया था, और इस केस में क्या क्या चीज़ें मानी जाती हैं, असॉल्ट होगा या एसोसिएट होगा हस्बैंड किसी भी इल रेप्यूटेड वुमेन के साथ, या फिर कोई इमोरल लाइफ जीने को उसको बोलेगा, या फिर उनकी प्रॉपर्टी से प्रिवेंट करेगा। जैसे हिंदू लॉ में स्त्री धन होता है ना, मुस्लिम लॉ में देयर इज़ नो पर्टिकुलर नेम ऑफ इट, बट अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ की है तो वो उन्हीं की ही रहेगी,
या फिर कोई भी ऐसा ग्राउंड, या फिर वो रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकेगा। अब जो वहाँ पे कन्वर्जन वाला आ गया सेक्शन 4 में, वो वही है कि हो सकता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करे और नहीं भी करे तो वाइफ करा देगी ना फिर वो डाइवोर्स वाले पेपर में। तो ये भी पॉइंट होता है कि इसलिए ग्रांट हो जाती है। हाँ, जैसे मान लीजिए सेक्शन 4 में गए थे तो उसमें वो कह रहा है ना कि मतलब वाइफ नहीं जा सकती हैं, वो इसमें से भी एक और ग्राउंड देंगी। तो अब इसमें से कौन सा ग्राउंड देंगी? अगर यहाँ से उन्हें देना है तो ये वाला दे देंगी ना, सेक्शन 4 प्लस ये, है ना, कि अगर उन्हें डायरेक्टली सिर्फ सेक्शन 4 के बेसिस पे डाइवोर्स नहीं देंगे तो उन्हें यहाँ से ग्राउंड मांगेंगे कि एक ग्राउंड यहाँ से भी दो, तो यहाँ से वो ये वाला ग्राउंड उठा सकती हैं, है ना। तो उसके अलावा कोई भी अदर ग्राउंड, अब अदर ग्राउंड क्या था? अब डिवोर्स हमने काफ़ी तरीके की पढ़ी थी ना, इला, जिहार, ये सारी चीज़ें जो थी, तो वो अदर ग्राउंड में आ जाता है, तो ये डायरेक्ट में था। अब एक बात बताइए, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद स्कूल्स में आएंगे। डायरेक्ट में किसी भी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तलाक में स्पेशली, तलाक जितने भी टाइप की है आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं क्लमजी हूँ। तलाक जितने भी टाइप की है आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस सब में आता है, एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और मैरिज में स्पेशली आपके लिए प्रोहिबिटेड डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूछ लेता है कौन इसमें आता है कौन इसमें नहीं आता है, ठीक है। मैरिज का टाइप, और कई बार ऐसा पूछता है अगर मेंस में आता है तो ट्रिपल तलाक काफ़ी टाइम न्यूज़ में था। देखो कभी भी पेपर प्रिडिक्ट करना होता है ना, तो पेपर प्रिडिक्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन कि ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, और उसके अलावा कि न्यूज़ में क्या रहा है। यही दो पॉइंटर्स होते हैं जिनके हिसाब से पेपर बनता है। या तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो उस स्टेट से आता ही आता है 70% टाइम्स, 60% टाइम्स आता ही आता है, एक तो वो पॉइंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो न्यूज़ में रहती है, तो अभी वक्फ रहा है, ट्रिपल तलाक रहा है, और ट्रिपल तलाक हमेशा रहता है, उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल ही ये उठा था कि उसने शुरू कहाँ से किया, क्या इस्लामिक टेक्स्ट से शुरू किया या उसकी शुरुआत क्या थी। तो वहाँ पे खलीफा का नाम काफ़ी बार प्री में देखा गया कि इट इज़ नॉट फ्रॉम कुरान विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, बट किसने ओरिजिन किया? सेकंड खलीफा नेम्ड उमर, ठीक है। तो ये एक प्री के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तलाक, शादी सब हो चुका है, अब हमें स्कूल्स पर आना पड़ेगा। और स्कूल पर आने के लिए तलाक और शादी को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा ना आपको। 2 मिनट लो, प्रोसेस करो यहाँ तक। ओके तथागत, शुभांग, और इस पे आने से पहले आई एडवाइज यू के देखो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तलाक में भी बहुत करा है और मैरिज में भी बहुत करा है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप पढ़ लो। अगर ये वो होता है ना 1 मिनट में बैठ के रिविजन करनी है तो नहीं हो पाएगी, कितना ज़्यादा किया है, नोट्स भी कितने बल किया है। तो साइनॉप्सिस बनाओ। साइनॉप्सिस क्या होता है ना, बेसिकली जैसे अगर मैरिज का ही आपको बनाना है, मैरिज एरो करके देखो। और एक चीज़ याद रखना, मेंस में ना कभी भी डायग्राम्स मत बना के आना, टेबल्स मत बना के आना, अंडरलाइन मत करके आना, ये सब वो ना ज़्यादातर डूज एंड डोंट्स में ये होता है कि आपका आंसर मैच्योर दिखना चाहिए। वो जैसे कि कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, इस तरीके की कोई चीज़ होती है कि वो लगे कि स्कूल से, एलएलबी से अलग है, लॉ स्कूल नहीं है ये। तो पैराग्राफ वाइज राइटिंग, आपके वर्ड्स में ही इतनी स्ट्रेंथ हो कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़े, और जब तक बहुत एसेंशियल नहीं है तब तक पॉइंटर्स में भी मत आओ, बेटर है कि पैराग्राफ में करो। तो ओके प्रीति, क्लास के लास्ट में आई विल गाइड यू कि साइनॉप्सिस कैसे बनेगा। फिलहाल स्कूल्स पे आते हैं, ठीक है। मैं आपको तलाक, शादी उसका थोड़ा गाइड कर दूंगी, आप उसके हिसाब से उसको कंटिन्यू कर लेना। ऑलराइट, स्कूल्स पे आते हैं। बेसिकली व्हाई वी स्टडी स्कूल्स, व्हाट आर स्कूल्स। देखो अगर मुस्लिम लॉ में स्कूल्स पढ़ेंगे ना तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कूल्स क्या यहाँ कोई पढ़ने जाता था, इस्लामिक ज्यूरिस्ट, या हमें पढ़ने जाना था, या पहले लोगों को, या इस्लामिक स्कूल खुले हुए हैं जहाँ इस्लामिक एजुकेशन मिलती है। स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ मतलब क्या? देखो स्कूल बेसिकली एक ऐसी जगह होती है, अगर सिर्फ टर्म स्कूल पे आए और भूल जाएंगे हमारे यहाँ पे स्कूल्स खुले हुए हैं, तो स्कूल एक जो वर्ड है वो एक ऐसी कोई भी जगह जो आपको कुछ सिखाती है ना, जहाँ से आपने डूज एंड डोंट्स सीखे हो, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, जहाँ से हमको उस चीज़ के बारे में पता लगता है।
तो हिंदू लॉ है या मुस्लिम लॉ हो, स्कूल्स का मतलब ये होता है कि अब एक धर्म मतलब हमेशा नहीं चलता, हमेशा नहीं चलता इन द सेंस जिन लोगों ने उस धर्म को ओरिजिन किया होता है, जिनकी वजह से वो धर्म एग्जिस्टेंस में आया होता है, वो लोग हमेशा थोड़ी जिंदा रहते हैं, बट वो धर्म तो जिंदा रह रहा है ना, वो तो सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज आगे बढ़े जा रहा है, तो वो आगे कैसे बढ़ रहा है, वो जो लोग हैं ना वो उसको चला रहे हैं। ठीक है, मान लो अब जैसे हम पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ मुस्लिम लॉ में कैसे ओरिजिन हुई थी, कुरान हदीस, तो जहाँ कुरान जिनके ऊपर रिवील किया गया था, क्या वो हमेशा जिंदा रहे, क्या वो इसको एंड तक आगे लेकर आएंगे जो आज की इसकी प्रेजेंट पिक्चर है, क्या वो ही उन्होंने ही सब बताया कि क्या सही है क्या गलत है, एक टाइम पर आकर वो लोग नहीं रहते हैं और हमारे पास प्रॉब्लम्स नए तरीके की होती है, हमारे पास सिनेरियोज नए नए आ जाते हैं, चैलेंजेस नए नए आ जाते हैं। तो बेसिकली स्कूल वो चीज़ होती है जो आपको बताती है ये उस धर्म को कंटिन्यू कैसे हो रहा है, वो वहाँ पे वो लीडर्स जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से करते हैं। अब धर्म हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, एक लीडर तो नहीं होता, पार्टीज भी आपके पास पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है, उनके अलग अलग ओपिनियन है। दो पार्टी जिस तरह पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ नहीं मैच करते ना थॉट्स, उसी तरह स्कूल में भी नहीं करते। धर्म एक, मान लो मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ, स्कूल्स इतने सारे क्यों, क्योंकि वो जो धर्म जिन लोगों ने बनाया था या जिनसे बना था वो लोग नहीं रहे, उनके बाद धर्म कंटिन्यू किया उनके सक्सेसर्स ने मान लो, या उनके कलीग्स ने, या उनके साथ रहने वाले उनके कंपेनियंस ने, उनके साथी रिश्तेदार, इन लोगों ने क्या किया, धर्म को कंटिन्यू किया। अब मान लीजिए कि जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर रेवलेशंस आई थी जिसकी वजह से सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ दैट इज कुरान आया एग्जिस्टेंस में, तो प्रॉफिट की भी तो एक लाइफ थी ना, वो नहीं रहे, फिर उनके बाद बाकी के चैलेंजेस के लिए क्या, अब अगर वो लीड कर रहे थे इस चीज़ को पॉलिटिकली समझो, पूरा स्कूल्स का जो सिस्टम है आपको पॉलिटिक्स के हिसाब से समझना पड़ेगा। नाउ कंसिडर प्रॉफिट मोहम्मद एज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी इन अरब, ठीक है। अब वो एक पॉलिटिकल लीडर थे और जो वो वहाँ पे सही गलत बता रहे थे या लॉज कैसे बनेंगे या इस्लामिक लेजिस्लेशन कैसे आ रहा था वो बता रहे थे यहाँ पे। अब एक टाइम पर आकर उनकी डेथ हो गई, क्या बाद में लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या बाद में लोगों को सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑफ कोर्स पड़ रही थी। तो अब प्रॉफिट मोहम्मद के हो सकता है रिलेटिव होंगे, उनके कजन्स होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, एक ग्रुप तो ये आ जाता है। एक हो सकता है ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ दोस्त होंगे लेकिन उनके साथ 24 घंटे रहते होंगे, उनकी आदतों को जानते होंगे, उनकी बातों को जानते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने उनके साथ काम किया होगा। तो अलग अलग ग्रुप्स बन गए ना। अब जो कजन्स हैं वो अपनी अथॉरिटी बताएंगे, नहीं नहीं भाई हम ज़्यादा जानते हैं, हम तो हमारा तो खून का रिश्ता है, हम लोगों को ज़्यादा पता है, हम तो सेम परिवार से है, वो अपनी अथॉरिटी अलग बताएंगे। जो फ्रेंड्स थे वो बोलेंगे कि रिलेटिव कितना भी वो हो जाए दोस्त ज़्यादा होते हैं, दोस्त मेरे साथ उन्होंने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, मैं दोस्त था, मैं रोज़ मिलता था, वो एक सोच अलग हो जाएगी। और जो उनके कंपेनियंस थे या फिर जो उनके कलीग थे या जो उनसे कुछ सीखने आते थे वो एक अलग व्यू बताएंगे कि नहीं मैं उनसे सीखने आता था तो मैं 10 तरीके की चीज़ें पूछता था और वो मुझे बेटर गाइड करते थे, मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। अब मान लो कोई पॉइंट उठा, कोई वहाँ पे परेशानी आई और उस पर ना वो पॉइंट ऑफ लेजिस्लेशन था और उस पर किसी तरह का कोई फैसला लेना पड़ा। अब वहाँ पे अलग अलग व्यूज़ आ गए, आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम का हल, मैं उनका कज़न हूँ या मैं उनका रिलेटिव हूँ, मुझको बेटर पता है वो इस सिचुएशन में क्या फ़ैसला लेते। आधे कह रहे हैं मैं उनका दोस्त हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर पता है कि वो अगर इस टाइम होते तो वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह करते। तो सब ने अपने अलग अलग थॉट्स और अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। ये जो ग्रुप्स बने ना, आधे जो उनसे ब्लड से रिलेटेड थे, आधे जो उनके दोस्त थे, आधे कंपेनियंस थे, आधे कलीग थे और आधे उनके डिसाइपल्स थे। तो ये सब अलग अलग सेक्ट्स में बढ़ गए और यही स्कूल्स बने। अब आधों का व्यू अलग है, रिश्तेदार अलग क्लेम कर रहे हैं कि मैं बेटर जानता हूँ, आई एम रिलेटेड बाय ब्लड। और दूसरा पॉइंट उठा कि अब वहाँ पे क्या था कि वो पॉलिटिकल लीडर थे और लेजिस्लेशन बना रहे थे, अब उनके बाद भी तो लीडर की ज़रूरत होगी। तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि अब लीडर कौन है, शिया और सुन्नी दोनों ही मुस्लिम्स हैं लेकिन आए कहाँ से, शिया और सुन्नी की ओरिजिन कैसे हुई, वो भी यही था। अब आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ये सवाल था कि अब पॉलिटिकल लीडर कौन। देखिए बेसिकली मुस्लिम लॉ में कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको आप लीडर मान लेते हैं ना,
तो एक नमाज होती है। अब उस नमाज को एक इंसान ना खड़े होके काइंड ऑफ पीछे वाले लोगों को गाइड करता है कि आप मेरे गाइडेंस में उसको परफॉर्म करो, दैट इज इमाम, है ना। और पॉलिटिकल लीडर, तो जब तक प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे तो ही वॉज द इमाम, ठीक है। ही गाइड लेजिस्लेशन वाले मुद्दे सारे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सही है गलत है कैसे करना है, तो वो गाइड कर रहे थे और उनके पीछे नमाज पढ़ी जाती थी और वो चीज़ भी गाइड करते थे और लोग उनके पीछे खड़े होते थे। और वो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना इस काइंड ऑफ वो एक सबूत होता था कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं आपका इमाम होना या आपकी लीडरशिप एक्सेप्ट करते हैं हम, तो हम आपके गाइडेंस में ये चीज़ कर रहे हैं। अब आफ्टर हिज डेथ, एक तो उनके सन इन लॉ थे जो उनकी बेटी के हस्बैंड थे अली। आधे लोगों का व्यू था कि अली से बेटर इमाम अब कोई नहीं बन पाएगा, इमाम विच इज़ पॉलिटिकल लीडर, हम इस चीज़ को पॉलिटिक्स में ही पढ़ेंगे। तो इमाम, अब प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इमाम कौन होगा, हु विल लीड द प्रेयर, हु विल लीड द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी नाउ, है ना। तो अब लीडर कौन है, तो जो उनकी बेटी थी उन्होंने बोला कि जो मेरे हस्बैंड है अली, वो रिलेटिव भी हैं और बेटर जानते हैं उन्हें, और मुझे लगता है कि कोई फैमिली का ही होना चाहिए जो उनके बाद लीडरशिप को कंटिन्यू करे। एक पॉइंट तो ये था। बट कुछ उनके कंपेनियंस थे, उनका मानना ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं था कि लीडरशिप चलेगी तो मेरे ब्लड से चलेगी, ऐसे नहीं। ही सपोर्टेड इलेक्शन, उन्होंने हमेशा कहा कि जो मेजॉरिटी है उसकी बात मानो। तो आधे लोगों ने कहा कि वो ब्लड बाय ब्लड रिलेटेड है या ये है, इस बात पे जाने से अच्छा ये है कि जो उन्होंने एडवाइस किया है, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमोट करते थे विच इज़ इलेक्शन, कि सबका व्यू ले लो, फिर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं ना वो करो। तो आई गेस हम लोगों को इलेक्शन करा लेना चाहिए और जो मेजॉरिटी में लोग बोलें उसको इमाम बना लेना चाहिए। तो मेजॉरिटी ने अबू बकर को इलेक्ट किया क्योंकि वो जो थे बहुत सीनियर थे और प्रॉफिट मोहम्मद के साथ 24/7 स्पेंड करते थे, उनकी ज़्यादातर आदतों से, ट्रेडिशन जो सुन्नत थी उनसे वाकिफ़ थे। एक चीज़ जो इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनी कि अपनी लाइफ में प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने डूज एंड डोंट्स को कभी भी लिखने नहीं दिया, मतलब कभी परमिट नहीं किया कि इसको कोई बुक बना दो। ही सेड कि कुरान रिमेन एक ही रहना चाहिए जो रेवलेशन वाला है, मेरा करना मत नोट करो। तो अब कोई ऐसा चाहिए था जो बाय हार्ट जानता हो कि वो क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि रिटर्न तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा चला कि अब अली जाएंगे या फिर वो जो मेजॉरिटी से सेलेक्ट हुए हैं वो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अली को सपोर्ट किया वो शिया सेक्ट बना, और जिन लोगों ने वहाँ पे इलेक्शन वाली बात मानी और जिन लोगों को लगा कि उनका जो सबसे प्रमोटेड तरीका था वो इलेक्शन था, उन्होंने इलेक्शन पे जो गए वो लोग सुन्नी थे और सुन्नी ने अबू बकर को किया। तो यहाँ पे ना ये है, देखो शिया और सुन्नी का डिवीजन, इस थ्योरी को एक बार पढ़ते हैं। After the death of the prophet, there was a dispute regarding the manner in which his successors should be chosen. One group was the opinion that the successor of the prophet should be elected. अब ये इलेक्टेड वाला मेथड कहाँ से आया था, इलेक्शन इज द मेथड विच प्रॉफिट प्रमोटेड, ठीक है, कि ज़्यादातर लोगों की बात सुन ली जाती है। अब जो इलेक्शन वाले मेथड पे गए वो सुन्नी सेक्ट हो गया। तो इलेक्शन जो हुआ ना उसमें अबू बकर को चूज किया गया, अबू बकर को इलेक्ट किया गया एज एन इमाम, एज एन पॉलिटिकल लीडर आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो जिन लोगों ने अपना इमाम अबू बकर को एक्सेप्ट किया वो लोग सुन्नी थे, ठीक है। और आज तक भी वो जो फर्स्ट इमाम मानते हैं, जिन सेक्ट्स के लिए फर्स्ट इमाम अबू बकर रहे हैं और जो कैसे चूज किए गए थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से, तो वो लोग सुन्नी हैं। लेकिन अब फिर वो एज एन फर्स्ट खलीफा और फर्स्ट इमाम इलेक्ट किए गए, ठीक है, एक हेड। लेकिन जिन लोगों ने कहा, जैसे फातिमा थी द डॉटर ऑफ प्रॉफिट, उन्होंने बोला था कि जो सक्सेसर होना चाहिए ना वो सक्सेशन के ही बेस्ड पे आना चाहिए, इलेक्शन इज नॉट अ मेथड समवन हु इज रिलेटेड बाय ब्लड और रिलेशन, ठीक है। तो उस ग्रुप ने कहा कि उनके सन इन लॉ अली होने चाहिए नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडर विच इज इमाम। तो दो आधे, अब पूरा जो इस्लाम चला था प्रॉफिट मोहम्मद से वो दो सेक्ट्स में बट गया।
आधे लोग जो अपना अगला पॉलिटिकल लीडर आफ्टर प्रोफेट मोहम्मद अबू बकर को मान रहे थे, और आधे लोग जो अली को मान रहे थे। तो ये जो अबू बकर को मान रहे थे, इलेक्शन का जिन्होंने मेथड चूज किया वो सुन्नी हुए, और जिन लोगों ने अली को माना यानी सन इन लॉ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, वो लोग शिया सेक्ट में बट गए। तो ये शिया और सुन्नी का था। तो कभी भी शिया और सुन्नी में इस्लामिक लॉ को लेकर डिफरेंशिएट नहीं था, ये तो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट था जिसकी वजह से वो दो पार्ट्स में बटे। ना तो इस्लामिक लॉ कभी उन लोगों के लिए अलग रहे, ना कभी इस्लाम उनके लिए अलग रहा। ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट अराइज हुआ था जिसकी वजह से शिया और सुन्नी में बटे। फिर लेकिन इनके लॉज इतने डिफरेंट कैसे हो गए? वो शादी में कुछ रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो तलाक में कुछ रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, अब आगे डिस्प्यूट लेकर अगर कोई अबू बकर के पास आया जो सुन्नी थे, उन्होंने उस प्रॉब्लम का कोई और हल निकाला, उन्होंने बोला मेरे हिसाब से तो ऐसे होगा। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट फिर अली के पास लेकर गया तो अली ने इस बात का कोई और हल निकाला कि मेरे हिसाब से तो ऐसे होगा। इसीलिए शिया और सुन्नी में कुछ रूल्स को लेकर फर्क आ जाता है, बट उनका ना तो इस्लाम अलग है और ना ही उनके सोर्सेज अलग हैं। ऑलराइट, एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से वो दो अलग हुए थे, कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं था। और रिलीजियस मुद्दों में अगर उनकी सोच नहीं मिलती है तो बिकॉज ऑफ देयर इमाम्स, क्योंकि उन्होंने किसी पॉइंट ऑफ लेजिस्लेशन पे अली का कोई और व्यू था और अबू बकर का कोई और व्यू था। तो जिन लोगों ने अबू बकर का व्यू माना क्योंकि वो उन्हें इमाम मानते थे, और जिन लोगों ने अली का व्यू माना वो शिया हो गए। इसीलिए अब थोड़े बहुत पॉइंटर्स जो हैं डिफरेंट देखे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? और आप लोग अगला पॉइंट कि अब ये आपस में तो डिवाइड हो गए थे और इनके और टुकड़े हुए। अब और टुकड़े कैसे हुए? जब तक अबू बकर जिंदा थे तो अबू बकर की फॉलोइंग मानी, बातें मानी सुन्नी सेक्ट ने। जब तक अली जिंदा थे तब तक अली की बातें मानी शिया सेक्ट ने। बट आफ्टर देम क्या? ठीक है, फिर उनके बाद भी इमाम चाहिए इनको। तो सुन्नी सेक्ट के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ अबू बकर फिर उनको दूसरा इमाम चाहिए, तो सेकंड इमाम उमर थे, है ना। और अली की डेथ के बाद भी फिर उनको इमाम चाहिए था। तो ऐसे ही चलता रहा, डेथ आफ्टर डेथ ये क्वेश्चन बना रहा कि अब इमाम यानी पॉलिटिकल लीडर कौन। तो जैसे पहले अगर हम सुन्नी सेक्ट लें तो सुन्नी सेक्ट में जैसे जैसे आगे नए इमाम आए, उनकी अलग सोच हुई, उनकी अलग रूलिंग्स हुई, उन्होंने अपना दिमाग अलग तरीके से लगाया, तो वो सुन्नी स्कूल्स बनते चले गए बेस्ड ऑन देयर फाउंडर। और उनके फाउंडर कौन थे? जो सक्सेसर रहे इमाम के, कि अबू बकर के बाद कौन और ऐसे कौन। ठीक है। और शिया लॉ कैसे बने कि जब शिया सेक्ट में अली की डेथ हो गई तो अली की डेथ के बाद फिर जो बाकी के सक्सेसर्स आते रहे, उनकी सोच और स्कूल्स की ज़रूरत। ये स्कूल बन क्यों गए? क्योंकि देखो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक कोट है ना, चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग। अगर दुनिया में कुछ परमानेंट है ना तो वो चेंज है। चेंज से ज़्यादा परमानेंट चीज़ कोई होती ही नहीं है, चेंज होता रहता है, होता रहता है। जब तक प्रोफेट मोहम्मद थे तब तक उनका जो कहा जा रहा था वो काफ़ी था। आफ्टर हिज डेथ अबू बकर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी भी प्रॉब्लम्स थे ना जो सिर्फ ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट से नहीं सुलझ सकती थी, जो कुरान इजमा से नहीं निकल रही थी, सॉरी कुरान और सुन्नत से नहीं निकल रही थी। तो इजमा और क़ियास आना था ना, और इजमा और क़ियास आता जूरिस्ट से या किसी इस्लामिक लॉ के नॉन पर्सन से। अब वो नॉन पर्सन अबू बकर हो गए और अबू बकर के बाद भी आके इस्लामिक जूरिस्ट हुए, तो उन लोगों ने हेल्प किया और शेप किया इस चीज़ को। अब दो लोगों का ओपिनियन भी कभी नहीं मिलता, एक सच्चाई है। अगर वो दोनों पॉजिटिव भी होंगे ना तो भी बहुत रेयर होता है कि वो सेम चीज़ पर सेम सिचुएशन में सेम फैसला कर लें। कोर्ट्स में क्या होता है कि यूनानिमस डिसीजन कितने आते हैं, तो आप कह दो कि ये जज गलत कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। सही गलत नहीं होता है। और ये आपके एग्जाम में भी होता है कि कहीं पे भी जजमेंट राइटिंग करके आओगे, वो इस बात का पॉइंट नहीं देगा कि आपने उसको गिल्टी बताया है, उसने नहीं बताया है। इस बात के तो मार्क्स ही नहीं होते। अगर वहाँ पे 100 लोगों को एग्जाम में बैठे हुए 100 लोगों को भी लगता है ना कि वो गिल्टी होगा और उन्होंने उस पर रीजनिंग दिया, और वहाँ एक ही बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि गिल्टी नहीं होगा, अगर उसका आंसर गलत भी है ना, उसकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग है तो उसको मार्क्स मिलेंगे पूरे। पॉइंट एग्जाम में कभी होता ही नहीं है कि यस और नो, यस और नो मेंस में कभी नहीं होता। पॉइंट इज कि आप कितनी स्ट्रांग रीजनिंग दे सकते हो उस चीज़ को लेकर। अगर आपकी रीजनिंग उन 100 बच्चों से अच्छी है उसको गिल्टी ना करने की, तो ऑफकोर्स यू विल गेट द मार्क्स। तो यही सेम चीज़ स्कूल्स के टाइम पे रही। अबू बकर की रीजनिंग अलग थी, अबू बकर के साथ थी, लेकिन आगे उनके बाद भी सिचुएशंस अराइज हुई, प्रॉब्लम्स अराइज हुई और आज तक होती हैं।
आज तक लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर लेजिस्लेशन को कोई और वर्ड देना पड़े तो अगर इस्लामिक लॉ के नज़र से आज लेजिस्लेशन देखी जाए तो ये क्या है, इजमा और क़ियास ही तो है। जूरिस्टिक ओपिनियन, जो कोर्ट में बैठे हैं वो जूरिस्ट ही तो है, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और अब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्यों एक्सेप्ट हो गया? क्योंकि एक्सेप्ट होना था। चेंजेस हमेशा से एक्सेप्ट होते आए हैं। अगर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होते तो कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पॉलिटिकल लीडर अबू बकर नहीं बनते या अली नहीं बनते। इसीलिए तो बनाए कि अब इनके थॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनके जूरिस्टिक ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे ये दो सेक्ट्स कैसे बटे ये तो आपको समझ आ गया। अब सुन्नी का डिवाइडेशन क्या हुआ और आगे क्यों पढ़ना है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब डिवाइडेशन ऑफ सुन्नी पढ़ते हैं, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम के में क्या आना है। यहाँ से देखो, सक्सेशन, मेंटेनेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, सब में सब कुछ अलग है, अलग स्कूल में। एक स्कूल कुछ और कहता है, दूसरा स्कूल कुछ और कहता है। मैंने सब कुछ बोल्ड कर दिया है। जब आपको नोट्स मिलेंगे आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए कि अगर सुन्नी है तो सुन्नी कितने स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं। शिया में मेजरली कितने स्कूल्स आते हैं, 3 स्कूल्स आते हैं मेजर, ठीक है। छोटे छोटे तो और भी बहुत है मेजॉरिटी में। तो आपको देखना है कि सभी स्कूल में क्या क्या डिफरेंट बात को एक्नॉलेज किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल शिया में या सुन्नी में कह देगा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। बात वो है ही नहीं। बात ये भी नहीं है कि वो सुन्नत को नहीं मानेंगे। बात ये है कुरान और सुन्नत के बाद इजमा और क़ियास जो सोर्स ऑफ लॉ पढ़े थे ना, सारा झगड़ा वहाँ पे है, ठीक है। जो चीज़ कुरान में लिखी हुई है वहाँ पे तो कोई भी स्कूल आपस में झगड़ता ही नहीं है। जो चीज़ सुन्नत में लिखी हुई है वहाँ पे भी कोई भी स्कूल आपस में नहीं झगड़ता। ये स्कूल्स में झगड़ा और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू होता है इजमा और क़ियास से। जो चीज़ ज्यूरिस्टिक ओपिनियन है, शिया तो बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते इजमा और क़ियास को। तो सुन्नी में जो मेजरली है ना 4 डिफरेंट स्कूल हैं, ठीक। अब ये सुन्नी सेक्ट के अंदर ये स्कूल किस तरीके पे बेस्ड है कि प्रिंसिपल्स क्या है, छोटे छोटे माइनर एस्पेक्ट। अब शिया हो या सुन्नी का भी कोई भी स्कूल हो, कुरान को और हदीस को नहीं मना कर रहा है, बाकी की चीज़ों पे आते हैं। अब 4 सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में कुरान को तो रिकॉग्नाइज करेंगे शिया सुन्नी, और किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हदीस को भी करेंगे। इजमा और क़ियास पे ये लोग झगड़ेंगे। अब जितना झगड़ा होगा इजमा पे होगा और क़ियास पे होगा। कभी भी झगड़ा कुरान का नहीं होता और कभी भी झगड़ा सुन्नत का नहीं होता, ठीक है। इस पे तो ये हमेशा सारे ही ये स्कूल्स बनते ही नहीं अगर इजमा और क़ियास एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर इजमा और क़ियास एग्जिस्ट नहीं करता तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती ना, क्योंकि चेंज तो चाहिए, लेजिस्लेशन तो चाहिए। तो कोई भी स्कूल कभी ना तो इस पे झगड़ेगा ना इस पे झगड़ेगा। सारा झगड़ा, सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इजमा पे आएगा और क़ियास पे आएगा। और अगर आप लोग भूल गए हैं इजमा और क़ियास क्या है, क्या है इजमा और क़ियास? हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, कुरान इजमा क़ियास याद है? हाँ हाँ पेज खुल गया ना। हाँ हाँ भाई, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ यहाँ तो बाद में आएंगे। पहले तो ये बताओ तथागत, गिन्नी, प्रतिमा, शुभांग, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ क्या है? ये श्रुति समृद्धि जो ले आए हो ना आप, इसके बीच में जो सुना है। हाँ वो हिंदू लॉ में सुना था। ओपिनियन ऑफ लॉ नोइंग पर्सन इजमा। हाँ हाँ तभी ना you were saying कि सुनना, जो सुना है that is श्रुति, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट इस सुनना है ना। और अगर वो ट्रेडिशन लिख दिए तो हदीस हो गया था। प्रीति ओपिनियन ऑफ लॉ नोइंग पर्सन इजमा, ये क़ियास है प्रीति। इजमा जो है कंसेंसस ओपिनियन है एक, मतलब लॉ नोइंग पर्सन का। ये चीज़ ओपिनियन में आ जाती है इजमा, और क़ियास आ जाता है वहाँ पे एनालॉजी लेजिस्लेशन में, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कुरान विच इज़ रिवील्ड, जो मैन मेड नहीं था, और सुन्ना या हदीस। सुन्ना वो थी जो ट्रेडिशन थे प्रॉफिट के, और जो हदीस थी ना वो ट्रेडिशन जो लिख दिए गए थे तो वो हदीस हो गई थी। तो कुरान हदीस सुन्ना इनमें तो कोई झगड़ा नहीं है किसी भी स्कूल का। ये जो सारे स्कूल वाले झगड़ते हैं, हाँ वेरी गुड प्रीति, एनालिटिकल डिडक्शन क़ियास, गुड। तो उसने भी नोट्स देखे, प्रीति नोट्स देखे हैं? हाँ
तो यहाँ पे क्या है ना, जो झगड़ रहे हैं, व्हेन कुरान और सुन्ना साइलेंट है तब इजमा और क़ियास से प्रॉब्लम सॉल्व, वो तो कर लेंगे। इजमा और क़ियास है क्या? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि लॉ, अब प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है इन लोगों के बीच में। प्रॉब्लम इसलिए अराइज, ओके प्रीति, प्रॉब्लम इसलिए अराइज हो रही है कि कुरान तो उन्होंने कह दिया कि चलो रिवील्ड है, इसमें तो इंसान ने छेड़छाड़ नहीं की, और सुन्ना प्रोफेट के ट्रेडिशंस हैं कि जो वो अपनी लाइफ में करते थे और जो नोट डाउन कर लिए गए। लेकिन बात आ जाती है इजमा पे और क़ियास पे। अब इजमा और क़ियास दोनों ही लॉ नोइंग पर्सन दे रहे हैं, अब वो इस बात पे झगड़ रहे हैं कि कौन सा इजमा मानना है, कौन सा नहीं मानना, हम मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ कुरान और सुन्ना ही मानेंगे, हम तो कोई और बात नहीं मानेंगे। तो ये जो सारे झगड़े हैं ना, इन झगड़ों में बने स्कूल्स, क्योंकि हल ही नहीं था कि आप कुरान और सुन्ना ही मानो, क्योंकि तभी तो इजमा और क़ियास प्राइमरी सोर्स में है, क्योंकि कुरान और सुन्ना आर नॉट इनफ पर से, वहाँ पे आपको इजमा और क़ियास की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्कूल वालों ने अलग लगा रखा है कि नहीं मानना, तो इसीलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया। हाँ, वेरी गुड तथागत। चलिए, अब 4 स्कूल जो थे सुन्नी पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला अबू हनीफा थे, मालिक इब्न अनस और मोहम्मद अश शैफाई और अहमद इब्न हानबल। तो इन्हीं के हिसाब, ये स्कूल हैं, ये 4, ये फाउंडर हैं स्कूल के। अब यहाँ पे होगा, तो जो हानफी स्कूल हैं इनके फाउंडर कौन है? अबू हनीफा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे जो अब मैं कहाँ गुम हो गई हूँ, ये जो हानफी स्कूल है ना, ये मोस्ट पॉपुलर है, और सुन्नी सेक्ट का मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हानफी स्कूल से ही हैं। ठीक है, 99 बल्कि 90 कर लो, चलो 90% सुन्नी गवर्न होते हैं हानफी स्कूल से। ठीक है, और इंडिया, पाकिस्तान, सभी जगह ये हानफी ही हैं, सुन्नी। यहाँ तक कि ये इतना पॉपुलर स्कूल है और कॉमन स्कूल है कि कोर्ट ने एक डिसीजन में बोला था कि जब तक कोई, जैसे मान लीजिए कोर्ट में कोई केस गया, अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है और सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि जो 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं वो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से तो उनकी बातें सुन के उनकी बातों पर डिसीजन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सामने वाली पार्टी आके कन्फ्लिक्ट नहीं करती ना कि नहीं मैं इस स्कूल से नहीं हूँ, तब तक ये माना जाएगा कि सभी मुस्लिम हानफी स्कूल से बिलोंग करते हैं, सभी सुन्नी मुस्लिम्स। ठीक है, जब तक कोई भी आके पर्सनली नहीं कहेगा नहीं नहीं मैं हानफी का हिस्सा नहीं हूँ, जब तक वो इस बात पे सवाल नहीं उठाएगा, तब तक कोर्ट हमेशा एक अपना प्रजम्पशन लेकर चलेगी कि वो हानफी मुस्लिम है। ठीक है, तो जो इंडिया में जितने भी केसेस डिसाइड होते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है, सिर्फ हानफी स्कूल पे चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, MO करते हैं, MU करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो करेक्ट स्पेलिंग जो है MO होना चाहिए ना, MOHH करके होना चाहिए। बल्कि जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, जो आजकल हमारी जनरेशन भी देख रही है, जो हमें नहीं करना चाहिए था बट कर रहे हैं, मोहम्मदन इज़ नॉट अ वर्ड, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोहम्मदन है या मुस्लिम है, ठीक है, तो बीइंग एजुकेटेड पर्सन प्लीज अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग ना। हाँ हाँ, मतलब नहीं पीपल, हाँ वो अजीब, वो प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, मोहम्मदन इज नथिंग। ठीक है, तो बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन उस चीज़ को अवॉइड किया करो, इधर इट इज़ मोहम्मदन और मुस्लिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो, जब ये इतना पॉपुलर है ना, तो अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 80% क्वेश्चन जो आते हैं अगर स्कूल से आ रहा है तो हानफी स्कूल से आते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्री में 80% क्वेश्चन हानफी स्कूल से आते हैं। अब है क्या चीज़, तो सबसे पहले तो फाउंडर का नाम पता होना चाहिए आपको। तो इसके फाउंडर कौन थे? अबू हनीफा। ठीक है, तो फाउंडर का नाम है अबू हनीफा, हानफी भी लिख देते हैं बट रियल नेम वाज अबू हनीफा, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग में मत जाइएगा। तो ये एक तो सबसे पहला स्कूल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ? हानफी। ठीक है, हु इज द फाउंडर? अबू हनीफा या अबू हनफी इज फाउंडर ऑफ दैट स्कूल। तो 2 क्वेश्चन तो हमारे यही बन गए। द थर्ड इज कि क्या एग्जिस्ट करता था, जनरली ये मेंस की बातें हैं कि जब तक इसका नाम हानफी नहीं था ना, तो ये इसे कूफा कहा जाता था।
कूफा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इराक का एक सिटी है कूफा, वहाँ पे थे जो अबू हनफी थे ना, तो उन्हीं पे ही पहले कूफा रख दिया गया, फिर वो इसके फाउंडर थे तो बदल के फाउंडर के नाम पे रख दिया गया। एक टाइम पे ये उस सिटी के नाम पे जाना जाता था, कूफा सिटी, जो कि ईरान में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इराक सॉरी, और उसके बाद क्या हुआ, ये अपने फाउंडर के नाम से जाना जाने लगा। फिर लोगों को लगा रेदर देन सिटी ये फाउंडर के नाम से जाना जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर कोई पूछे हानफी स्कूल का पुराना नाम क्या था, तो कूफा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ हल हो गया। अब सबसे पहला जो इसके एग्जिस्ट करने की वजह क्या थी, जो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि जो मेरे वर्ड्स और ट्रेडिशन है ना वो मत लिखो, तो उनकी लाइफ में तो नहीं लिखा गया था ये सब। तो हानफी स्कूल बाद में एग्जिस्ट किया क्योंकि उन्होंने ना फिर हदीस लिखनी शुरू की कि डूज एंड डोंट्स ये सब लिखने शुरू किए। तो इस कस्टम पे रिलाई करने लगे मुस्लिम कम्युनिटी के, जो उन्होंने कस्टम लिख दिया, अब कितना ऑथेंटिक लिखा, कितना कैसा लिखा, बट लिखा गया, रिटन बाय ह्यूमन इटसेल्फ, ठीक है। तो फिर वो हदीस हो गए। हानफी स्कूल जो था कोडिफाइड प्रेसिडेंट बनने लगा। अब जैसे कोई भी चीज़ होने लगी, मान लो उनके सामने पॉइंट ऑफ लेजिस्लेशन आया कि इस सिचुएशन में किसके सामने आया, अबू हनीफा के सामने, उनके सामने अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन आया कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वहाँ पे वो जो जिस तरीके से उसको गाइड करने लगे ना, तो उनका गाइड किया हुआ प्रेसिडेंट फिर वो नोट डाउन किया जाने लगा, और वो नोट डाउन कर करके कोडिफाइड लॉ बन गया उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अब सेकंड है, जो अबू हनीफी थे या हनीफा थे, उन्होंने पर्सनली कोई बुक लिखी नहीं, ठीक है, कोई रूल अबू हनीफा के थ्रू कोई बुक नहीं लिखी गई, लेकिन स्कूल्स के और बुक पे क्वेश्चन बहुत आता है, किस स्कूल की कौन सी बुक है, ये सवाल आता है। तो अब इसमें अबू हनफी ने तो पर्सनली कोई बुक नहीं लिखी थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उनके डिसाइपल्स थे, एक इमाम मोहम्मद थे, ठीक है, और एक इमाम अबू यूसुफ थे। इन दोनों ने ना क्या प्रेफरेंस दिया, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस दिया कि बहुत ज़्यादा मतलब इजमा और क़ियास को इम्पोर्टेंस दो, कि जो लॉ नोइंग पर्सन है उसकी बात सुनो, लेजिस्लेशन को आने का मौका दो। कोर्ट, जैसे आजकल के टाइम में कोर्ट के ओपिनियन को मौका देने की बात की, और उसी हिसाब से जो जो चीज़ें डिसाइड होती गई, एक कोडिफाइड लॉ बनता चला गया, ठीक है। अलग अलग जी, तो उनका नाम वो यही होगा, नहीं नहीं नहीं, ये इनका ये इमाम है, ही हो सकता है ये इसी तरह स्पेल करते हो या किया जाता हो इनका नाम इसी तरह स्पेल ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्कूल बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी स्प्रेड होने लगा, क्योंकि जब चेंज की रिक्वायरमेंट थी तो ये चेंज प्रोवाइड कर रहा था, ये रिकॉग्नाइज कर रहा था लेजिस्लेशन को, और अगर उस टाइम पे कोर्ट होते तो कहा जा सकता था कि कोर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा था। उस टाइम पे प्रॉब्लम आई इसके सामने, नहीं मिल रहा है कुरान में सॉल्यूशन, नहीं मिल रहा है सुन्नत में सॉल्यूशन, ये 2 मिनट में बताता था कि अब यहाँ पे ज्यूरिस्टिक यानी लॉ नोइंग पर्सन से बात करो इसके बारे में, और वही चीज़ कोडिफाइड लॉ बन गई। और आज के ज़माने में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, ज़्यादा से ज़्यादा जो बिलोंग करते हैं वो हानफी स्कूल से ही करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ये भी बन जाता है कि इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, कोई भी एक जगह का नाम देखिए कि यहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम किससे गवर्न करती है, तो हानफी से, ठीक है। अब बुक्स पे आ जाते हैं। अभी पढ़ा है कि जो अबू हनीफा थे उन्होंने खुद से कोई बुक नहीं लिखी, ठीक है, उन्होंने अपने आप बुक नहीं लिखी, लेकिन हानफी स्कूल की बुक के नाम पूछ लेते हैं। तो एक बुक थी हिदाया, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुक थी, जो किसने लिखी थी, अली बिन अबू बकर अल मरगनानी, ठीक है, इन्होंने लिखी थी ये सारे अलग अलग लॉज प्रोवाइड करती थी। सिर्फ एक कमी थी हिदाया में कि इनहेरिटेंस को लेकर ये साइलेंट थी। इस बुक के अंदर इनहेरिटेंस को लेकर कोई लॉ नहीं था, बट जी कुछ बोल रहे हो, तो इनहेरिटेंस को लेकर नहीं था। अब उस टाइम पे जो लॉर्ड वॉरेन थे ना, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करी इंग्लिश में कि ये सही से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए हिदाया बुक को, और बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स अपॉइंट किए कि आराम से इसकी ट्रांसलेशन करी जाए। तो हानफी स्कूल की मेन बुक हिदाया वो सब के बारे में बात करती थी, सिर्फ किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में साइलेंट थी। तो बाद में एक आया सिराजिया,
सिराजिया दोबारा हानफी स्कूल की ही बुक आई जिसने इनहेरिटेंस के बारे में बताया। ठीक है, बुक पर क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले तो हिदाया किसने लिखी थी और उसके अलावा किसने इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था वो भी नाम मेंशन है, और किस बारे में ये बुक साइलेंट थी, इनहेरिटेंस। अगर ये इनहेरिटेंस के बारे में साइलेंट थी तो फिर इनहेरिटेंस के बारे में बता कौन रहा था, तो इनहेरिटेंस के बारे में बता रही थी सिराजिया। ठीक है, उसके बाद जो लिखी गई थी ना, ये शेख सिराजुद्दीन के थ्रू लिखी गई थी, इसीलिए इसका नाम सिराजिया था। और इसकी जो सबसे पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन आई थी, क्वेश्चन बन जाता है, वो सर विलियम्स जोन्स ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था। ठीक है, क्लियर है ये भी? इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेट, मैं रुक जाओ ऊपर कर देती हूँ, डोंट वरी। हाँ नहीं नहीं, वो ठीक है, रनिंग हैंड में लिखा हुआ होना चाहिए, सब कुछ नोट्स से नहीं होता ना। और बहुत मतलब जितना रनिंगली लिखने की आदत होगी ना, वो सुन सुन कर, क्योंकि स्टेटमेंट में ज़्यादा बेटर समझा दिया जाता है, रेदर नोट्स उतना नहीं होता। तो ठीक है, इसका जो सिराजिया का जो था इनहेरिटेंस के बारे में था, क्योंकि दूसरी वाली बुक जो थी वो इनहेरिटेंस के बारे में बात नहीं कर रही थी। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के भी पूछ लेता है तो सर विलियम्स जॉन्स ने किया था। अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं, नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सी स्कूल का। आप लोग बताइए, यहाँ तक क्लियर है? और अब इस आगे बताने से पहले अभी आपका साइनॉप्सिस वाला प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। यहाँ तक क्लियर हैं आप? क्वेश्चन पे आते हैं, गिनी के साइनॉप्सिस कैसे बनेगी। देखो, अब अगर साइनॉप्सिस की ही बात है तो ध्यान से देखो, जिनको भी दिक्कत थी, बेटर, ठीक है, जिनको भी दिक्कत थी, अब जैसे स्कूल्स का साइनॉप्सिस बनाना है, आई थिंक यू वांट योर नोटबुक, चाहिए क्या? 2 मिनट में देती हूँ ना। तो अगर स्कूल्स का ही साइनॉप्सिस बनाना है तो कैसे बनेगा? 2 पार्ट, जो जल्दी रिवीजन हो जाए, सुन्नी शिया। ठीक है, अब यहाँ पे इमाम का डिस्प्यूट था ना, तो सुन्नी में इमाम कौन थे और शिया में इमाम अली। ठीक है, अब स्कूल्स, स्कूल्स कितने हैं? 4। ठीक है, चारों स्कूल्स का नाम मेंशन। ठीक है, यहाँ पे भी स्कूल कितने हैं? 3, तीनों स्कूल्स का नाम मेंशन। पहला पॉइंट तो ये हो गया, अभी बाकी नहीं करा, आप फर्स्ट स्कूल पे चल रहे हैं। आप नाम क्या है पहले स्कूल का? ठीक है, अब इसमें अगर इसका साइनॉप्सिस करना है तो इसका साइनॉप्सिस कैसे होगा? फाउंडर कौन है? फाउंडर, एक भी आवाज नहीं आ रही है, याद है? क्या नाम है फाउंडर का? और बुक्स है ना 2? हिदाया, और हाँ स्पेलिंग का रह जाता ना, बिकॉज इट इज उर्दू, तो इसीलिए मैंने नोटबुक ली थी। नहीं नहीं ठीक है, सिराजिया। ठीक है, तो 2 बुक्स थी। अब साइनॉप्सिस ही देखो ना, इतना लंबा नहीं जा रहा है। हानफी है स्कूल, स्कूल लिख लेना इसके आगे। फाउंडर कौन थे? अबू हानफी। बुक्स कौन सी हैं? 2। तो इनके आगे ना राइटर भी लिखने पड़ेंगे आपको। हिदाया के राइटर कौन थे? अली, पूरा, हाँ ये प्री के लिए है, वो आप पूछ रही थी ना, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। और सिराजिया किसने लिखी थी? शेख सिराजुद्दीन ने लिखी थी। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि इसी बुक में किस में था? एवरीथिंग एक्सेप्ट इनहेरिटेंस। और ये फिर बेसिकली किस पे थी? इनहेरिटेंस पे थी फिर ये। ठीक है, तो दिस इज द वे कि आप साइनॉप्सिस बना लोगे और छोटे छोटे बनाओगे। इंटरेस्ट में प्रीति, अगर खुद से बनाओगे ना तो
10 टाइम्स मोर याद रहेगा। उसमें से पिक करोगे ना छोटी चीज़ें कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो दिस इज़ द वे दैट यू कैन मेक नोट्स और वट एवर यू कॉल्ड इट सिनॉप्सिस, और ये सभी सब्जेक्ट में होता है। सीपीसी कितना बड़ा है, सीपीसी कितना बड़ा है, पूरा नहीं याद होगा। मुझे लगता है बेनिफिशियल फ्रूटफुल वो चीज़ होती है कि अगर इतने बड़े सीपीसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 पेजेस में कर लें इन द मैनर ऑफ साइनॉप्सिस, ऐसे ही जस्ट पॉइंटर, ये तो वो बेटर होता है रिविजन में भी। आप बताइए प्रीति, यही तो पूछ रही थी ना आप मुझसे, आप क्लियर हैं आप? यू कैन मेक नोट्स लाइक दैट। और बना के अगर कंफ्यूजन होती है तो हेल्पलाइन वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आई कैन चेक इट। बताइए यहाँ तक क्लियर है ना आप? प्रीति, तथागत, गिनी, not specifically one liner but more specifically synopsis, तथागत I guess, क्योंकि इतना बड़ा मुस्लिम लॉ पूरा बल्क में नहीं कर पाओगे। ट्राई टू पिक वर्ड्स, ठीक है? मैरिजेस में भी यही करना, बनाओ खुद से साइनॉप्सिस बनाओ, स्कूल्स पे, ओरिजिन पे बनाओ, मैरिज पे बनाओ, डाइवोर्स पे बनाओ, और चाहो जिसे चेक कराना है, डाउट है, यू कैन सेंड मी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। पहले बताओ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को? यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोग भी? और आप लोग बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना इन द वे ऑफ साइनॉप्सिस एंड स्कूल के किसी क्वेश्चन में? ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन अराइजेज और डिपेंड दोनों। यहाँ तक तो सभी स्कूल का फाउंडर कौन है, बुक कौन सी है, ये सब चलता रहता है, ठीक है? प्रॉब्लम आती है लॉज में इस वाले पोर्शन से जो जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज होता है। एज आई सेड अर्लियर कि कुरान और सुन्नत तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का पार्ट है ही नहीं, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का पार्ट इजमा और क़ियास है, जो पहले कोई ऐसा डिसीजन ले लिया गया, आधे लोग मान रहे हैं आधे लोग नहीं मान रहे हैं। तो क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं देखते हैं। जो हानफी स्कूल है ना, वो ऐसा कहता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए ऑब्लिगेशन, और एग्जाम में अगर फर्ज दिख जाए तो परेशान मत होना बिकॉज मुस्लिम लॉ है। तो हानफी लॉ कहता है कि जो चिल्ड्रन के ऊपर है वो ऑब्लिगेशन है कि वो मेंटेन करें अपने पेरेंट्स को। तो मेंटेनेंस पेरेंट्स को देना है या नहीं देना है, तो हानफी लॉ के हिसाब से मेंटेनेंस पेरेंट्स को देना है हर हाल में। तो अब अगर कोई भी हानफी मुस्लिम कोर्ट जाएगा, जो कि 90% ऑफ देम आर हानफी, तो अगर मेंटेनेंस का क्वेश्चन अराइज है, पेरेंट्स अगर मांगेंगे मेंटेनेंस तो बच्चों को देना पड़ेगा, ठीक है? हानफी लॉ के हिसाब से ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, है ना? यू डोंट हैव चॉइस, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी है कि करना ही करना है। तो यहाँ पे जो राइट टू क्लेम मेंटेनेंस है अपने बच्चों से वो पेरेंट्स के पास है। यहाँ तक कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर मान लो उनके बच्चे नहीं रहे, यानी बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे और ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके पास भी ये राइट्स है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ले लें मेंटेनेंस, और यहाँ पे भी चॉइस नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। तो हानफी सेक्ट का मुस्लिम अगर कोर्ट जाएगा, कोई ग्रैंड पेरेंट कोर्ट जाएगा और इसके अपने खुद के चिल्ड्रन नहीं हैं, है ना? तो अगर इनकी डेथ हो चुकी है, यानी ये पेरेंट्स थे इसके ग्रैंड चिल्ड्रन के, पॉइंट समझ रहे हो? ये बच्चे हैं, ये इन बच्चों के पेरेंट्स हैं जिनकी डेथ हो गई है, अब यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अब जब ये बीच वाली पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स का पूरा राइट है कि ग्रैंड चिल्ड्रन से मेंटेनेंस लें, नो मैटर उन्होंने इनको पाला है नहीं पाला है, साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, ये सब नहीं होगा। हानफी लॉ ने ऑब्लिगेटरी कर रखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेनेंस देना है ग्रैंड चिल्ड्रन को, ठीक है? और अगर पेरेंट्स अलाइव हैं तो भाई यहाँ पे पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है ये हानफी लॉ में। पीपल कैन गो कोर्ट फॉर दैट, ठीक है? कोर्ट ग्रांट कराएगी। और अब आ जाता है रोल। अब जो हानफी सेक्ट है, हानफी लॉ के हिसाब से मदर का रोल ज़्यादा बड़ा है मेंटेनेंस में फादर से। अगर बात आती है, एक वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे हक और इंग्लिश में राइट, तो कि किसका ज़्यादा है, तो मदर का राइट ज़्यादा है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर बात बच्चों से मेंटेनेंस लेने की है
तो मदर का राइट सबसे ऊपर है और उसके बाद फादर का राइट आता है। तो ये कौन कहता है? हानफी लॉ कहता है। हानफी लॉ के हिसाब से जो मदर हैं उनका टाइटल ज़्यादा बेटर है फादर से, ठीक है? ऐसा नहीं है फादर के पास बेटर टाइटल नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो मदर का राइट ज़्यादा बड़ा माना जाता है हानफी लॉ में। ये भी क्लियर। अब कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेंटेनेंस क्लियर है, पेरेंट्स ले सकते हैं बच्चों से और ग्रैंड पेरेंट्स भी ले सकते हैं, है ना? और ये ऑब्लिगेटरी है, चॉइस नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और किसका टाइटल बेटर है ये भी क्लियर हो गया अगर क्वेश्चन आता है। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये डीजेएस में ज़्यादा दिखेगा। What I meant by custody, custody मतलब अगर पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं तो who will take custody of whom, ठीक है? लड़का है तो लड़के की कस्टडी कौन लेगा और लड़की है तो लड़की की कस्टडी कौन लेगा? कब कस्टडी मदर को मिलेगी और कब कस्टडी फादर को मिलेगी? सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन या फिर घर में भी तलाक हुआ है उसके बाद अगर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट को ये फैसला करना है कि कस्टडी किसको दी जाए बच्चे की, तो हानफी लॉ के हिसाब से जो लोग हानफी लॉ से गवर्न होंगे उसमें कस्टडी कोर्ट किस हिसाब से देगा कि अगर लड़का है तो और वो 7 साल तक का है तो 7 साल तक के लड़के की कस्टडी जो जाती है वो मदर को जाती है। ये डीजेएस में बहुत पूछा जाता है, प्लीज़ इसको घोल के पी लेना कि अगर लड़का है और 7 साल तक का है तो कस्टडी मदर को जाएगी, और अगर लड़की है, ठीक है, और अभी प्यूबर्टी अटेन नहीं करी है तो भी कस्टडी मदर को जाएगी। तो अब आपके पास दो सिनेरियोज हैं कि कब कस्टडी मदर को जाएगी। लड़के के केस में 7 साल तक का अगर लड़का है तो कस्टडी मदर को जाएगी, और लड़की के केस में जब तक वो प्यूबर्टी अटेन नहीं करती है तब भी कस्टडी मदर को जाएगी। और जब लड़का 7 साल से ज़्यादा का हो जाएगा तो फादर को मिल जाएगी कस्टडी, और जब लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेगी तो भी फादर को मिल जाएगी कस्टडी। बट इन दो केस में कभी भी फादर को कस्टडी नहीं मिलती बच्चों की। अगर लड़का 7 साल से कम का है और लड़की ने प्यूबर्टी अटेन नहीं करी है तो फादर कस्टडी नहीं ले पाते हैं। क्लियर जी? इंडियन जान देखो, अगर बाद में फिर ना बच्चों की चॉइस हो जाती है कोर्ट्स में। ये तो अभी ये है कि अगर बच्चा डिसाइड नहीं कर रहा है खुद से, अब मान लो लड़की ने प्यूबर्टी अटेन कर दी और शी डिनाइज कि वो नहीं जाएगी फादर के पास, तो कस्टडी रिमेन टू मदर, ठीक है? प्रीफरेंस दी जाती है चाइल्ड को। यहाँ पे ना ये जो 2 पॉइंटर्स हैं ये क्यों हैं, यहाँ पे लिटरली बार किया गया है फादर को, तो फादर बार्ड हैं यहाँ पे कस्टडी लेने की, क्योंकि इतना छोटे बच्चे की तो अपने आप तो उसकी कंसेंट नहीं लेंगे। तो ये 2 केस इसलिए प्रोवाइड करें कि कोर्ट सेकंड थॉट देगा ही नहीं, मदर को ही कस्टडी देगा। हाँ, बड़े हो जाएंगे तो सेकंड थॉट होता है, लेकिन जो एक्चुअल राइट होता है कि गार्जियनशिप का राइट है, अगर बच्चा नहीं मना कर रहा है तो वो फादर का ही होता है फिर, ठीक है? अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जब बेटा 7 साल का हो जाएगा और जो लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेगी तो फादर जो कंसिडर किया जाएगा नेचुरल गार्जियन कंसिडर किया जाएगा। अब नेचुरल गार्जियन का क्यों सवाल उठ रहा है? क्योंकि बहुत सारे मैरिज से लेके 10 चीज़ें नेचुरल गार्जियन के हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ पे आफ्टर 7 years ऑफ सन एंड आफ्टर प्यूबर्टी ऑफ गर्ल नेचुरल गार्जियन वुड बी फादर, ठीक है? लेकिन फिर भी जो पॉइंट होता है वो बच्चे के ऊपर होता है इन दी एंड। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टडी से लेकर। पहले बताओ यहाँ तक तो क्लियर हो ना? ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। अब आपको ये आपने पढ़ा है कि जो हानफी लॉ है, हानफी मुस्लिम है बेसिकली। पर्सनल लॉ एग्जिस्ट क्यों करता है? पर्सनल लॉ इसलिए एग्जिस्ट करता है कि जो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है वो अपने राइट्स के लिए अपने रिलीजन के हिसाब से कोर्ट जा सकता है। कि अब वो सुना है नाम ने, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ अप्लाई करने के लिए कि वो वहाँ पे जाके कह सकते हैं अच्छा लॉ में ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली पर्सनल लॉ का काम ही है, वो जाके बता सकता है नहीं भाई मेरे पर्सनल लॉ में तो ऐसा हो रहा है, 7 साल तक बच्चे की कस्टडी माँ को मिल रही है और 7 के बाद फादर नेचुरल गार्जियन है, और प्यूबर्टी के केस में। लेकिन कई बार ना दोनों लॉज क्लैश कर जाते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट क्या देखता है कि वहाँ पे पर्सनल लॉ मतलब प्रिवील करे या फिर दूसरा जो जिसके साथ वो कर रहा है।
तो देखो कोई भी इसका कभी भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बन सकता, ये हमेशा डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांस होता है। तो एक केस क्या हुआ था ना कि अब आपने देखा है कि डिस्प्यूट हुआ था इसमें कि कस्टडी ऑफ माइनर सन की थी। अब माइनर सन जो हानफी के हिसाब से 7 साल का हो जाएगा तो फादर को मिल जाएगी, लेकिन जो आपका सेक्शन नंबर 25 है जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, उसका सेक्शन 25 कुछ और कहता है। वो ये कहता है कि जो बच्चा है ना वो अपने गार्जियन की कस्टडी से रिमूव किया जाएगा तो उसकी वेलफेयर के लिए जो उसकी कस्टडी है जब तक वो मेजर नहीं हो रहा है तो मदर को ज़्यादातर कस्टडी दे दी जाती है। अब 2 पॉइंट हुए कोर्ट के पास। फादर कह रहा है कि बच्चा 7 साल से ज़्यादा का हो गया है और मैं हानफी स्कूल से गवर्न करता हूँ, बच्चा मुझे दे दो, ठीक है। फादर क्या कह रहे हैं कि मेरा बेटा 7 साल से ज़्यादा का हो गया है और मैं हानफी सेक्ट से हूँ तो मेरे पर्सनल लॉ के हिसाब से बच्चे की कस्टडी मुझे मिल जानी चाहिए। मदर ने क्या क्लेम किया कि नहीं, जो गार्जियन ऑफ वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 25 है वो कह रहा है कि फादर को अभी नहीं मिलेगी, अभी बच्चा छोटा है, भले ही 7 से ज़्यादा का है लेकिन अभी कस्टडी मेरे ही पास रहेगी। तो कोर्ट के पास 2 चीज़ें थी। अब एक हानफी मुस्लिम के ऊपर कोर्ट क्या हानफी लॉ ना अप्लाई करे और गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट अप्लाई कर दे, लेकिन कोर्ट ने क्या करा कि हानफी लॉ नहीं अप्लाई करा। क्यों नहीं करा? फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड। जब बच्चे को देखा गया भले ही वो 7 साल से ज़्यादा का था बट बच्चे को जो केयर की ज़रूरत थी वो फादर की नहीं मदर की केयर की ज़रूरत थी। बच्चा इनोसेंट होता है और 7 साल के 8 साल का बच्चा भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्ट ने उस फादर के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया और बोला कि उड़ीसा हाई कोर्ट का है बेसिकली केस, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड जो है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन है। अब चाहे आप हानफी लॉ से हैं या आप कहीं से भी हैं, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड पैरामाउंट है। और वहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड क्या था कि मदर के पास रहना ज़्यादा बेटर था। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट को अप्लाई किया मुस्लिम के ऊपर, जबकि वो हानफी लॉ से थे, होने दो, तो मदर को उसके बच्चे की कस्टडी दे दी गई एज पर सेक्शन 25 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। ठीक है, कोर्ट ने कहा हानफी मुस्लिम है या कोई भी है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट है यहाँ पे। और बच्चे का इंटरेस्ट अगर हानफी अप्लाई करके मिलता तो हम वहाँ से देते, बच्चे का इंटरेस्ट अगर गार्जियन एंड वार्ड एक्ट से मिल रहा है तो हम वहाँ से देंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चे के इंटरेस्ट को देखा गया और यहाँ पे हानफी लॉ अप्लाई नहीं किया गया। केस कोर्ट करने का मतलब क्या है कि जब भी देखो एग्जाम में ना ऐसा नहीं आता कि डिफाइन गार्जियनशिप, ठीक है, इन हानफी लॉ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बचकाने क्वेश्चन नहीं आते, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वो आपको सिचुएशन देंगे, ए और बी रखे हैं, नाम रखे कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब तो इंसान क्या सोचेगा, भाई मुस्लिम है, हानफी मुस्लिम है तो पर्सनल लॉ तो अप्लाई होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है आप कोई 2+2 वाला डिसीजन देकर आएंगे अपने एग्जाम में। आपने फेयर डिसीजन देना है और आपने बढ़िया रीजनिंग देनी है। अब यहाँ पे भी तो कोर्ट ने क्या किया, हानफी मुस्लिम पे ही हानफी लॉ अप्लाई नहीं किया। ठीक है, और रीजनिंग क्या दी कि जो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है वो पैरामाउंट चीज़ है। तो बिल्कुल सही बात है, आप अपने एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आपने भी अपने एग्जाम में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा कर आना है कि अगर मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन है कि नहीं भाई हानफी मुस्लिम है, होने दो कहीं भी, इन लोगों पे तो हानफी ही वो होगा। नहीं, आप वहाँ पे जो आपका आंसर पड़ेगा ना उसको पता लगेगा आपके आंसर से कि आप किस टाइप के इंसान हैं। तो वो ज़्यादातर प्रीफरेंसेस वही होती हैं। आपको नहीं जाना है कि वहाँ पे सब कुछ लग रहा है, मर्डर हुआ है, इसी ने किया, तो आप वहीं जा रहे हैं। अगर 1% आपको लगता है नहीं भाई नहीं लायबल है, दो अच्छी रीजनिंग, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, हाँ पूछो। मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में जो आपका क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको बेटर लग रहा है, आपको लग रहा है कि होना चाहिए तो होने वाला जजमेंट कोट करो, और आपको लगता है नहीं होना चाहिए और जजमेंट कोट करना भी सफिशिएंट नहीं होता, और जजमेंट कोट कर दिया, उसमें जो कह रहा है कह दिया। एक पैराग्राफ आपकी खुद की लॉजिकल रीजनिंग का होना चाहिए और वो पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर ना, तो उसको मिरर दिखता है। पता है कई बार ऐसा होता है वो पूरा भी नहीं पढ़ते। आपको क्या करना है, वो बच्चे क्या करके आते हैं, इंट्रोडक्शन हेडिंग अंडरलाइन, इंट्रोडक्शन दे देंगे, ये एसेंशियल एलिमेंट अंडरलाइन, वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहला पैराग्राफ में अपना क्वेश्चन समझाएंगे। मुस्लिम लॉ के ही लिए बता रही हूँ, जैसे अगर इस पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता
कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो लड़ रहे हैं बच्चे की कस्टडी के लिए। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, कभी भी ऐसे नहीं आएगा राइट अ शॉर्ट नोट और राइट अ लॉन्ग नोट, यहाँ से सिचुएशन बेस्ड आएगा। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा और जिस टाइम का रिसेंट केस होगा उस टाइम पता नहीं कितने एग्जाम में आया होगा ये, तो वहां पर आपको अगर ये दिया होता तो आप एग्जाम में क्या करके आते हैं, आपको सबसे पहले देखना था कि क्या हो रहा है, कि वो हानफी लॉ से है बट उन्होंने बच्चे की कंडीशन लिख रखी होती है कि बच्चा 10 साल का है जैसे मान लो, और छोटा बच्चा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, नहीं नहीं हानफी मुस्लिम है इसके ऊपर हानफी लॉ अप्लाई कर दो। नो, आपको 2+2 4 करना ही नहीं है एग्जाम में, और लॉ को मैथमेटिक्स की तरह तो बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है। वहां पे ऑन द फेस ऑफ इट हाँ भाई वो हानफी मुस्लिम है उस पर हानफी लॉ अप्लाई होना, लेकिन हम नहीं कर रहे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट। हानफी अप्लाई होगा किसी और बात पे करा लेगा, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे तो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट होगा और सीधा सीधा अपनी रीजनिंग देकर आनी है। क्यों नहीं होगा यहाँ पे हानफी लॉ अप्लाई, क्योंकि जो बच्चे की जो इंटरेस्ट है ना वो पैरामाउंट है। हाँ बस ठीक है, आपको बताना है। हाँ हमें भी पता है कि हानफी के हिसाब से 7 साल का है, लेकिन हम नहीं मान रहे। और क्यों नहीं मान रहे, वो जो आप क्यों नहीं मान रहे हैं ना, वो जो रीजनिंग होगी वो आपको मार्क्स दिलाएगी। तो एग्जाम में है ना तो ना करके आना बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल ना। तो आपको वहाँ पे चार्ट बना के आने से नंबर मिलेंगे, ना टेबल बना के आने से नंबर मिलेंगे, वहाँ पे नंबर मिलेंगे आपकी रीजनिंग पे, आपने क्या बात कही है। और मुस्लिम लॉ में मेजरली जो और डीजेस बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड आते हैं। क्यों होता है एक एक क्वेश्चन 1.5 पेज का, वो उसने आपको सिनेरियो दिखा रखे होते हैं। क्यों बच्चे कहते हैं डीजेएस का पेपर बहुत लेंथी आता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। अरे बड़े क्वेश्चन पे आंसर राइटिंग करोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी, क्योंकि पॉइंट क्या है इन दी एंड व्हाट वाज द पॉइंट, कि आपको वो लॉ जो आप जानते हो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। वही तो वो एग्जाम में चेक कर रहे हैं ना, कि जो लॉ आप पढ़ कर आए हो आपको उस पर शॉर्ट नोट लिखना आता है, वो आप गूगल से लिख लेना, वो मैटर नहीं करता। आपको जो लॉ आता है, अब आपने कस्टडी पढ़ ली ना, हाँ अभी पढ़ूंगी तथागत मैसेज, तो आपने जो चीज़ पढ़ ली ना मुस्लिम लॉ में, क्या आपको वो अप्लाई करनी आती है? और अप्लाई करनी आती है तो मैंने दी है सिचुएशन, करके दिखाओ, अप्लाई योर माइंड। ठीक है, तो हर जगह पे बिल्कुल ऐसा रिजिड होकर नहीं चलना, यू मस्ट बी डिस्टिंग्विश। वो आपको पढ़ के ही एग्जाम पे वहां पहुंचेगा। वो कभी भी नहीं चाहता कि अगर जैसे मान लो डीजेस का जो पेपर होता है मुस्लिम लॉ का ही जो आता है, जो डिसाइडेड केस होता है ना बाय द हाई कोर्ट, वो आपको मेंस में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या एडवाइस किया जाता है कि जो बच्चे डीजेस टारगेट कर रहे हैं ना, उनको एडवाइस किया जाता है कि वो डीजेस टारगेटेड स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि डीजेस वाले केसेस पढ़ कर आएंगे। तो वहां पे सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा केस देखता है क्या हुआ था और केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या या हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। अब मान लो वो बच्चा वो केस पढ़ के गया था, वो जजमेंट पढ़ के गया और वो सेम आ गया उसके एग्जाम में, पहला पॉइंट। अब उसे को पता है कि इस पे हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी, लेकिन व्हाट इफ उसको नहीं लगती हो, जस्ट वो उसको नहीं लगता हो कि भाई ये नहीं, ये तो डिसाइड नहीं होना चाहिए था, देन यू कैन वेरी इट। उसको पता होगा जो पेपर चेक कर रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट क्या दी है, और उसको दिखेगा कि ये बच्चा बिल्कुल जजमेंट से अपोजिट जा रहा है, लेकिन उस बच्चे की रीजनिंग ना दिल्ली हाई कोर्ट से भी अच्छी है। जिस रीजंस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो पर्टिकुलर डिसीजन दिया है, बच्चे ने जो अपनी पॉइंट लिखा है वो भी बहुत बेटर है और नहीं डिनाई की जा सकती, तो वहाँ मार्क्स मिलते हैं। जब आप ऐसे सक्सेस स्टोरी पढ़ोगी, नाम नहीं लूंगी, किसी भी चैनल का जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो बच्चों का डालते हैं कि क्लियर हो गया था आंसर राइटिंग का, तो द थिंग दे मेंशन ना कि ये होता है कि भाई वो जजमेंट तो मैंने देखी नहीं थी, घर आके देखी, मेरा आंसर तो बिल्कुल अपोजिट था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था। तो जो लगता है आपको, अगर आपके पास उसकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग है तो लिख दो जो लगता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ हर बार उसका उल्टा जाओ, बात वो नहीं है। बात ये है सम टाइम 60% तो होता है कि उनका ठीक है, 40% हमारा दिमाग ना जा रहा होता है कि नहीं इस केस में मैं तो ऐसा नहीं करती। अब ये सिनेरियो आता है आपके एग्जाम में, आधे बच्चे लिख के आते नहीं भाई हानफी लॉ है, हानफी मुस्लिम है, उस पर अप्लाई करो। हो सकता है जो ऐसा लिख के आता उसकी रीजनिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी होती, वो उसको बेटर कोट करके आ जाता कि क्यों हानफी लॉ ही अप्लाई होना चाहिए, क्यों गार्जियन एंड वार्ड एक्ट नहीं अप्लाई होना चाहिए। हो सकता है वो आपसे बेटर रीजनिंग देकर आता, मिलते उसको मार्क्स, क्यों नहीं मिलते बताओ। और आधे बच्चे जो ये कहकर आते नहीं गार्जियन एंड वार्ड एक्ट अप्लाई होगा, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट, उसको मिलते। डिपेंड्स ऑन योर रीजनिंग। ऑलराइट तथागत, अब बताओ। हाँ 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 तथागत, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया, अब लेजिटिमेसी पे आएंगे। ये भी इसी स्कूल का है, यहाँ तक तो क्लियर हो ना आप लोग? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक तो क्लियर हो? और आप लोग प्रीति, शुभांग, तथागत, गिन्नी, यहाँ तक तो क्लियर हो ना? ऑलराइट तथागत,
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब कुछ क्वेश्चन ना लेजिटिमेसी लास्ट पॉइंट है, इससे भी बहुत बनते हैं। ओके शुभांग, प्रीति, तथागत। देखो लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी अगर आपको याद होगा तो नॉर्मली हमारा लॉ क्या कहता है लेजिटिमेसी के बारे में, कितने दिन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर वो या आफ्टर सेपरेशन ऑफ द पार्टीज, हाउ मैनी डेज, कितने दिन बाद अगर बच्चे का बर्थ हो जाता है तो वो लेजिटिमेट माना जाता है। हाउ मैनी डेज, मतलब अगर पार्टी है, हस्बैंड वाइफ है, उनका सेपरेशन हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, वो अलग रहने लगे हैं बेसिकली, तो एविडेंस लॉ के हिसाब से कितने दिन का क्राइटेरिया है कि कितना? एनीबडी एल्स? क्या कर रहे हो तुम आज, कहाँ पहुंच रहे हो? हाँ भाई, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ जल्दी से। 180 डेज प्रीति, कहाँ पढ़ा है? अपने सेक्शन कोड करो। नो 180 डेज तो नहीं है। देखो मैं एक पर्सनल सलाह दूंगी। हाँ इद्दत करा लो बस। नहीं नहीं नहीं, वो पेरेंटेज अलग है। देखो एक्नॉलेजमेंट और पेरेंटेज में यहाँ पे जो टाइम दे रखा है उसका रीज़न ये होता है कि सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स में भी बच्चों की क्या गलती है ना, तो इसीलिए वो होता है कि अब सेपरेशन के बाद अगर बच्चे की बर्थ हो जाती है तो फादर एक्नॉलेज नहीं करता है, तो कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हुए हैं कि अगर इस पीरियड में बच्चे का बर्थ हो रहा है, साथ रहते हैं वो, तो वहाँ पे हाँ हाँ कर लो गूगल अब एविडेंस के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम अपने इसमें आते हैं। चलिए लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड में देखते हैं कि सुन्नी और शिया स्कूल्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर जो बच्चा है उसका बर्थ हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, अब ये स्पेसिफिक क्या है ये अभी आपके लिए राज है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हुआ है, स्पेसिफिक पीरियड में हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज के बाद, तो वो कंसिडर किया जाएगा वैलिड। अब ये स्पेसिफिक पीरियड हर जगह वेरी करेगा, एविडेंस लॉ में वेरी करेगा, स्कूल्स में वेरी करेगा, अब क्या क्या वेरी करेगा सब याद करोगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है लेकिन ये जो टाइम है ये पीरियड सब जगह अलग अलग है, सब में वेरी कर रहा है ये, हानफी में अलग है, एविडेंस में अलग है, सब में हर जगह वेरी करेगा पीरियड, और आपको सारे पीरियड याद होने चाहिए। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ हानफी की बात कर रहे हैं। तो हानफी लॉ क्या कहता है कि जो बच्चा है कंसिडर किया जाएगा लेजिटिमेट अगर वो कितने पीरियड में, 2 साल के पीरियड में फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज पैदा हुआ है, तो वहां पे उसको एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी। तो हानफी लॉ में पीरियड लेजिटिमेसी का क्या है? 2 years। आपका क्वेश्चन क्या है कि हानफी लॉ में द पीरियड ऑफ लेजिटिमेसी क्या है? द आंसर इज 2 years। क्लियर? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, द पीरियड ऑफ लेजिटिमेसी इन हानफी स्कूल इज 2 years। ठीक है, ऑलराइट, हानफी का तो ये हो गया। नेक्स्ट स्कूल पे आते हैं, बाकी बात बाद में। ये स्कूल तो क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हानफी स्कूल क्लियर है, और इसमें कितने कितने पॉइंट्स आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने साथ साथ बता दिए। हानफी स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को सिनॉप्सिस कैसे बनाओगे, गिनी अभी पढ़ती हूँ, 1 सेकेंड देना बस। सिनॉप्सिस कैसे बनाओगे? हानफी में पहले तो ये फर्स्ट स्कूल रहा है, और दूसरा इसके फाउंडर कौन है ना, और इसका पुराना नाम कूफा था, और कूफा क्यों था, और फिर क्या है, रिटन बुक क्या क्या है, इमाम कौन थे, और उसके बाद जो कहाँ कहाँ ये चलता है, इमाम कौन है, किसने कौन सी किताब लिखी, इनहेरिटेंस पे कौन सी थी, और इनहेरिटेंस का एक्सेप्शन कौन सी थी। अब चिल्ड्रन का मेंटेनेंस का जो क्वेश्चन बनता है कि ऑब्लिगेशन है बच्चों पे मेंटेन करने की पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को, ठीक है। कस्टडी पे सन का 7 साल मदर को, और गर्ल का प्यूबर्टी अटेन करने तक मदर को जाती है, और उसके बाद नेचुरल गार्डन फादर। ये बनती जाएगी साइनॉप्सिस, और ये अबुल कलाम वर्सेस अख्तरी बीबी वाला केस कोट करना है आपको उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को प्रिवील किया गया था, आपके लिए सिर्फ इतना लिखना काफ़ी है कि केस का नाम लिखे कि इन दैट केस इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड प्रिवील ओवर हानफी लॉ, ठीक है।
यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, एक सेकंड दीजिए अभी पढ़ती हूँ। लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड वाला पॉइंट कोट करेंगे, उसमें लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड 2 साल। तो ये आपके 3 4 6 लाइन में आपका हानफी स्कूल कंप्लीट हो जाएगा कि आप उसको रिवाइज कर सको। यस गिनी, हाउ कैन इट बी कॉल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड इवन आफ्टर 1 year ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज? देखो गिनी, लेजिटिमेसी में ना, पहले तो आपका पहला वाला आंसर करती हूँ फिर दूसरा वाला आंसर करूँगी। देखो लेजिटिमेसी में ब्रॉड होना ज़रूरी था। हानफी लॉ ने जो 2 साल, आपका क्वेश्चन अपनी जगह पे बिल्कुल वैलिड है कि 1 साल से ऊपर का पीरियड हो गया तो फिर लेजिटिमेसी कैसे। इसके ना छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं कि वो जो वाइफ हैं उन्होंने दूसरी शादी नहीं की हो, वो किसी और के साथ नहीं रह रही हो प्रैक्टिकली, तो कई बार ना लेजिटिमेसी साबित करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें इतना छोटा सा पीरियड दे देते हैं ना तो बच्चा सफ़र करता है। ठीक है, ऑल्दो इंडियन एविडेंस एक्ट ने इतना लंबा पीरियड नहीं दे रखा है जितना पर्सनल लॉ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंडियन एविडेंस ने प्रैक्टिकली दे रखा है पीरियड कि प्रैक्टिकली कितना टाइम देना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल भी इन्वॉल्व कर दिया होगा कि कम से कम चाइल्ड सफ़र ना करे। तो पहला तो सवाल का जवाब आपका ये है। और आपने हिंदू लॉ बोला है ना, मैं साथ साथ नहीं बताऊंगी क्योंकि हिंदू लॉ में भी स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, हाँ एविडेंस का मैं साथ साथ लिखवा दूंगी जो जनरल उस पर जाता है, जब इसकी लेजिटिमेसी बताऊंगी तब मैंने उसकी जगह के हिसाब से उसको मेंशन कर रखा है। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्कूल है हमारा मालिकी स्कूल। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज फाउंडर का नाम, तो मालिक बिन अनस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन थे? ये मुफ्ती थे मदीना में। मुफ्ती इज बेसिकली जो रिसाइट करता है कोई भी लेजिस्लेशन या लॉज या हेल्पिंग पीपल रिलीजियस मैटर में। ठीक है, तो वो मुफ्ती थे मदीना के अंदर। तो ये जो स्कूल था इनका नाम मालिक बिन अनस के ऊपर रखा गया था, वाज द फाउंडर। ठीक है, अब जो इनका पीरियड था कूफा के अंदर, ये कंसिडर किया जाता है कि इसको कैपिटल ऑफ मुस्लिम खलीफा कहा गया है। कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि किसका पीरियड कैपिटल ऑफ मुस्लिम खलीफा कहा जाता है, तो मालिक इब्न अनस का पीरियड कहा जाता है। और ये फाउंडर के स्कूल के हैं, मालिकी स्कूल के हैं। ठीक है, अब ये इस पीरियड का ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इमाम थे अबू हनीफा, प्रीवियस स्कूल वाले, हानफी स्कूल वाले, वो ना ये उसके डिसाइपल्स थे और उन्होंने हानफी स्कूल को काफ़ी देखा, एडमायर किया कि हाँ भाई क्या क्या है, इन्होंने कितनी अच्छी वर्डिंग्स दी हैं, कितनी सही चीज़ें समझाई हैं, तो वो उस हिसाब से था। अब ये जो मालिक बिन अनस थे ना, इन्होंने डिस्कवर की थी कम से कम 8000 ट्रेडिशन प्रॉफिट के, लेकिन ये इन्होंने कंप्लाई किए अपने उसमें सिर्फ 2000। ठीक है, 8000 ट्रेडिशन का इनको आइडिया था कि ये चीज़ें जो नोट डाउन थी, और अप्लाई की गई 2000। अब क्या हुआ कि जो डिसाइपल्स थे इमाम अबू हनीफा के, जो हानफी स्कूल हमने ऊपर पढ़ा, उन्होंने देखा कि वो हानफी स्कूल में तो मैंने आपको बताया था कि वो तो इजमा को मान रहे थे प्रॉपरली, है ना, वो तो बिल्कुल मानते थे कि अगर लेजिस्लेशन डिसीजन आ रहा है तो दो, बिल्कुल कुरान और सुन्नत सफिशिएंट नहीं हो रहा है, उन्होंने तो इजमा को माना ना, और हर तरीके से जुडिशियल ओपिनियन को भी माना। लेकिन ये जो मालिकी स्कूल था ये इतना रिजिड हो गया था कि एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ सिर्फ कुरान सुन्नत पे ही अटका रहा। इसने कहा कि कुरान है और इम्पोर्टेंस कुरान के बाद में सिर्फ सुन्नत और हदीस को दूंगा, और इजमा को नहीं मान रहा था। अब एक बात बताओ, इजमा को अगर कोई नहीं मान रहा है तो क्या कोई प्रैक्टिकल वैल्यू रखेगा फिर वो? क्योंकि सीधा सीधा वो चेंजेस ही डिनाई कर रहा है ना, और चेंजेस के बिना तो नहीं गवर्न हो सकता कुछ भी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हानफी स्कूल था इसने अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखी, हानफी की ही बनी रही जो ऊपर पढ़ा था आपने, और इस स्कूल ने ना अपनी इम्पोर्टेंस खो दी इसी बात की वजह से, क्योंकि ये रियली एक्सेप्ट करते थे इजमा को। इसी बात की वजह से अब क्या हुआ, कोई भी चीज़ आती थी उस पर फतवा आ जाता था कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कुरान के अगेंस्ट है, ये सुन्ना के अगेंस्ट है, मतलब इजमा और कियास की कोई जगह ही नहीं रख रहे थे। तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत एनिमिटी फेस की, है ना, और लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि लोगों को लगता था हानफी आर बेटर, क्योंकि कम से कम वो चेंज को वेलकम कर रहे हैं, जो सिचुएशन का चेंज है वो उसको वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए इन्हीं कारणों से जो मालिकी स्कूल था वो नहीं पॉपुलर हुआ और उसके ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे।
ठीक है, ये कारण क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मालिकी स्कूल क्यों पॉपुलर नहीं था, मालिकी स्कूल के फॉलोअर्स क्यों नहीं थे, बिकॉज वो इजमा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो देयर आर नो फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल, मतलब नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन एक चीज थी, हमारे पास आया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, कहने की बात यह है कि जो मालिकी स्कूल है इसके फॉलोअर्स नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि इजमा क़यास इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। बट मालिकीज ने ना एक काम अपनी लाइफ में अच्छा किया, इन लोगों ने वुमेन को बहुत ज़्यादा राइट्स दी, बहुत फ्रीडम दी, बहुत प्रिविलेज दिया। तो जब डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया ना, तो वो मालिकी स्कूल से इंस्पिरेशन लेके लिखा गया। ठीक है, क्योंकि जितना राइट्स वुमेन एक्वायर मालिकी में कर रही है ना, हानफी तो बहुत रिजिड है फिर वुमेन के मामले में, है ना। तो भले ही मालिकी लॉ को किसी ने फॉलो नहीं किया हो, लेकिन जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया है 1939 का, इसकी पिक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे राइट जो वुमेन थे, सब सारे स्कूल से ज़्यादा, अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा वुमेन के राइट पर कौन सा स्कूल बात करता है, तो मालिकी जो स्कूल है वो सबसे ज़्यादा वुमेन्स राइट पे बात करता है। और इससे ही इंस्पायर होकर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया, क्योंकि सरकार को भी तो कोई मुस्लिम पैराफेरा ही चाहिए था कि जिसको देखकर वो एक एक्ट बनाते कि कम से कम वो अगेंस्ट ना जाए मुस्लिम लॉ के, जो राइट्स वो दे रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने मालिकी को अपनी इंस्पिरेशन रखा, क्योंकि भले ही ये कितना भी खराब हो, चेंज ना मानता हो, लेकिन इसने जो इस्लामिक लॉ की इंटरप्रिटेशन की थी ना, तो इसके हिसाब से इस्लामिक लॉ की इंटरप्रिटेशन में मुस्लिम वुमेन के पास बहुत ज़्यादा राइट थे। तो जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट लिखा गया वो इसी से ही इंस्पायर होकर लिखा गया। क्लियर? क्वेश्चन आता है कि मालिक, पहला तो ये आता है मालिकी लॉ के फॉलोअर्स क्यों नहीं थे, क्योंकि वो इजमा और क़यास को नहीं करते, तो यानी कहीं ना कहीं चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते थे। और ये कि मुस्लिम मैरिज एक्ट किस स्कूल से इंस्पायर होकर लिखा गया है, तो मालिकी लॉ से लिखा गया है। और क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा स्कूल है जो वुमेन को बहुत ब्रॉड राइट्स देता है, बहुत ज़्यादा। अब उसी में ही देख लो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में कितने ज़्यादा राइट्स दे रखे हैं वुमेन को, तो वो सारे यहीं इन्हीं स्कूल की इन्हीं की किताबों से लिए गए हैं कि हाँ उसके पास ये भी राइट्स हो सकता है। तो वो इनकी किताबों को उठाकर सारा एक जगह करके एक्ट बना दिया गया है। जबकि जो आपका हानफी लॉ है जिसको अभी हमने पढ़ा, जिसके मेजरली फॉलोअर्स है, उसमें क्या है कि जो वुमेन है उन्हें कोई भी ऐसा, मतलब अगर हस्बैंड के बारे में नहीं सुनने मिलेगा कि, तो वहाँ उन्हें 7 साल तक का वेट करना पड़ेगा। 7 साल इज़ द पीरियड, हाँ 7 साल इज़ द पीरियड कि अगर हस्बैंड नहीं पता कहाँ है, कुछ भी उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता, तो 7 साल का पीरियड है हानफी स्कूल में। लेकिन मालिकी स्कूल में जो पीरियड है वो 2 साल का है कि अगर आपको हस्बैंड के वेयरअबाउट्स नहीं पता लग रहे हैं 2 साल तक, तो वुमेन को इससे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये वाला जो पॉइंट लिया गया है कि 7 साल ना करके 2 साल कर दिया गया है, वो मालिकी लॉ से इंस्पायर होकर किया है। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है? और आप लोगों को ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रीति, शुभांग, तथागत, गिन्नी, यहाँ तक तो क्लियर है ना आप? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बुक्स तो सभी स्कूल की इम्पॉर्टेंट है, नाम आ जाता है एग्जाम में। तो एक बुक थी मुआथा, ये इमाम मलिक ने लिखी थी, ये कंसिडर की जाती है मालिकी स्कूल की सबसे ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बुक। ठीक है, ये पहली बुक है जिसके ऊपर हदीस लिखी गई, मतलब इनके पास इतना ज़्यादा डेटा था कि जिसकी हेल्प से हदीस लिखी जा सके, है ना। ये अभी भी भले लोग मालिकी स्कूल को फॉलो नहीं करते, बट ये बुक अभी भी सारी अथॉरिटी करती है पूरे मुस्लिम में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें मेजर जो कलेक्शन है वो ऑथेंटिक हदीस का कलेक्शन है। जो सुन्नत थी उनको राइट डाउन किया गया इन द फॉर्म ऑफ हदीस, तो इनके पास सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक कलेक्शन है, और अपने ऑथेंटिक कलेक्शन के बेसिस पे इन्होंने वुमेन को राइट्स दे रखे हैं। बट वही एक सिर्फ एक छोटी सी बात के चेंज नहीं मान रहे हैं। इनका हिसाब ये है कि जो बुक में हमने ट्रेडिशंस मेंशन कर दिए है ना, जितने लिबर्टी कर दी, बस यहीं तक रहो, इजमा और क़यास पे मत जाओ। ये रीज़न है कि इसके कोई फॉलोअर्स नहीं थे, अदरवाइज स्कूल में और कोई कमी नहीं देखी गई। ठीक है, बुक का नाम याद रखना,
ओके, राइटर भी याद रखना। अब हानफी ने क्या कहा था, जब हमने हानफी स्कूल पढ़ा है तो उनका मानना था कि देखो टाइम बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं और टाइम के साथ लॉज भी बदलने पड़ते हैं, हम नहीं रह सकते रिजिड किसी बात को लेकर। ये तो हानफी का मानना था। लेकिन मालिकी का मानना क्या था कि नहीं चाहिए उन्हें चेंज। उनका ये था मेरे पास जो कलेक्शन है ना ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट का, वहाँ तक ही बने रहो, लिबर्टी वहाँ भी बहुत है अगर तुम इंटरप्रेट सही से करोगे तो तुम्हें चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम्हारी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी। वो अपनी बात पे अड़े थे और हानफी अपनी बात पे अड़े थे कि कितना भी ब्रॉड चले जाओगे चेंज से तो नहीं भाग पाओगे। तो ये चेंज नहीं मान रहे थे, हानफी मान रहे थे, तो ये अलग था। हानफी कह रहा था कि मालिकी जो स्कूल बिलीव करता था कि ट्रेडिशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोर्स ऑफ लॉ में, तो यहाँ पे इन्होंने इजमा और क़यास को नहीं माना। मालिकी ने बेसिकली इजमा और क़यास को नहीं माना, तो हानफी मानता था। इसीलिए इन्होंने कहा मालिकीज ने कि जो रूल्स होने चाहिए ना लॉ के, जो इस्लामिक लॉ के होने चाहिए, वो बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस होने चाहिए। ट्रेडिशन मतलब सुन्नत, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इनका व्यू था यहाँ पे। क्लियर? कई बार ये जो इसके फाउंडर थे इमाम मालिक इब्न अनस, इनके बारे में भी सवाल आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जी हाँ हाँ, मतलब मेंस का भी यही इसी हिसाब से आता है। स्कूल्स का क्या आएगा, जो भी मैंने लेजिटिमेसी का केस उसी तरीके से सिनेरियो में देता है, डायरेक्ट जनरल नहीं लिखने को देता कि हानफी स्कूल के बारे में लिखो या मालिकी के बारे में लिखो, ऐसा नहीं आता है कभी भी। मालिकी इब्न अनस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो जो इमाम मालिक इब्न अनस थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल, तो उनको पता है क्या माना जाता था कि वो भले ही ट्रेडिशन के ऊपर बात करते हैं, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड के हैं, उनके पास बहुत वास्ट नॉलेज है। उनके वास्ट नॉलेज का सबूत क्या माना जाता था कि हानफी लॉ, जो कि अपने आप में इतना मॉडर्न एस्पेक्ट रखता है कि चेंज रिकॉग्नाइज करता है, वो भी वुमेन के राइट की इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पाया। देखो आपको एक लाइन मिल जाती है, मान लीजिए हम सभी लोग हैं और हमको कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाए और हमको बोला जाए कि इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करो। आपने अलग किया होगा, ऑफ कोर्स आपका मेरे से नहीं मिलेगा ना, ऐसा नहीं ना 100% मैच करेगा, और इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा, इनका अलग होगा। तो जब बात आई इस्लाम को इंटरप्रेट करने की, जब बात आई कि जो कुरान है, जो रेवलेशन है, उनकी इंटरप्रिटेशन करो, तो जब हानफी लॉ ने उसकी इंटरप्रिटेशन करी तो वुमेन का राइट्स बिल्कुल ऐसा खोखला कर दिया, कुछ नहीं दिया गया। लेकिन जब हानफीज इंटरप्रिटेशन करने पर आए तो हानफी के ये जो ज्यूरिस्ट थे इमाम मालिक इब्न अनस, इन्होंने कहा कि आप लोग इंटरप्रिटेशन ही सही नहीं कर रहे हो, आप सिनेरियो देखकर डिसीजन नहीं ले रहे हो, आपको सिनेरियो देखना चाहिए। और इन्होंने जो वुमेन राइट्स थे उसको एक अलग ही पिक्चर दे दी, और इनकी इतनी अच्छी इंटरप्रिटेशन की वजह से इनको ब्रिलियंट माइंड माना गया, और माना गया कि इनके पास बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है सुन्ना और ट्रेडिशन की, ठीक है। मालिक एज वेल एज अदर प्रोपाउंडर जो थे स्कूल के, वो जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व करते थे, भले ही वो ट्रेडिशन पे रह के करते थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा अनबाइज्ड लोग थे और उन्होंने एक अलग ही पिक्चर दिखाई कि जो इंटरप्रिटेशन सामने वाला कर रहा है कि वो उन्होंने उस चीज़ से बिल्कुल बदल दी कि नहीं ऐसा नहीं है। इनजस्टिस इन्होंने नहीं किसी भी तरह स्वीकारा, लेकिन इनके फॉलोअर्स ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो इमाम थे भले ये रिलाई कर रहे थे ट्रेडिशन और यूजेज पे प्रॉफिट के, लेकिन ये बिलीव करते थे कि किसी भी तरीके से पब्लिक वेलफेयर हार्म नहीं होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर ट्रेडिशन पे रह के पहुंचाओ, ये इस चीज़ को मानते थे। और पब्लिक वेलफेयर को इन्होंने मुस्लाहत कहा, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके थोड़े बहुत लॉज के ऊपर, ये तो इनके स्कूल की बात हो गई, अब इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उस पे आएंगे।
अब जैसे मैंने कहा कि ये वुमेन के राइट के लिए बहुत ब्रॉड थे और बहुत ब्रॉड इन्होंने इंटरप्रिटेशन की। वहाँ 7 साल के पीरियड को 2 साल कर दिया कि इतना लंबा इंतजार नहीं कराओगे, वो भी इंसान है और 7 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। और कहीं ना कहीं इनकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही थी, और सही थी तभी तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। और दूसरी तरफ जहाँ पे हानफी लॉ 2 साल दे रहा था ना लेजिटिमेसी के, इन्होंने उसको भी बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि हो सकता है किसी वजह से वो सामने ना आ पाई हो, लेकिन शर्त वही होती है कि वो रीमैरी ना करे लेडी। ये तो आप समझते ही हैं ना कि अगर पेरेंटेज की बात है, अगर उन्होंने दोबारा शादी कर लिया तो क्या 2 साल, फिर क्या 4 साल, फिर तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे ना। अगर उन्होंने इद्दत खत्म होते ही शादी कर लिया, फिर तो आप 4 साल की एक्नॉलेजमेंट नहीं लेके बैठोगे ना। तो इन्होंने क्या कहा लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड के अंदर, कि मालिकी स्कूल वालों का था कि अगर शादी डिसॉल्व हो गई है और जो बच्चा है वो 4 साल, कितना लंबा पीरियड दे दिया, अगर इस 4 साल के पीरियड में बॉर्न होता है तो वहाँ पे उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा फादर को। मालिकी ने कितना दिया? 4 साल। हनफी ने कितना दिया है? 2 साल। ठीक है, दोनों का फर्क समझ आ रहा है? हनफी ने 2 साल दिया है और मालिकी ने 4 साल। लेकिन अब बात आ जाती है सेक्शन 112 पे, किसके? इंडियन एविडेंस एक्ट के। वो भी तो इसी बारे में बात करता है, वो भी तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेरेंटेज के बारे में बात करता है। तो वो ये कहता है कि जो लेजिटिमेसी है किसी भी चाइल्ड की, अगर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद में पैदा होता है तो वो हमें एक पीरियड प्रोवाइड करता है 280 डेज का, जो एक फेयर और साइंटिफिक पीरियड है, ठीक है। तो अगर 280 दिनों के अंदर किसी चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, और शर्त क्या होती है इसमें कि वो जो लेडी है वो रीमैरी ना करे, ठीक है, वो किसी और मैन के साथ ना हो, तो जनरली द पीरियड इज 280 डेज। तो जो एविडेंस एक्ट वाला पीरियड है वो साइंटिफिक है और प्रैक्टिकल है। हानफी ने जो दिया है वो 2 साल का, थोड़ा विमेन के ऊपर झुकाव करके दिया, लेकिन मालिकी ने बिल्कुल ब्रॉड इनको राइट देकर 4 साल बोला है कि हम 4 साल तक भी, अगर आप अनमैरिड रहेंगी 4 साल तक भी, अगर आपने शादी नहीं की, तो आपके बच्चे के जो फादर होंगे उनको इन्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उन्हें पेरेंटेज देनी पड़ेगी, और फिर पेरेंटेज है तो इनहेरिटेंस भी है ना। तो ये तीनों के अलग अलग व्यूज हैं और आपको तीनों का याद होना चाहिए। दोबारा, हानफी मुस्लिम्स 2 साल का टाइम कहते हैं, शर्त सेम है कि जो विमेन की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन 2 सालों में बच्चा पैदा होता है तो उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा फादर को। मालिकी लॉ 4 साल कहते हैं, अगर लड़की दोबारा रीमैरी नहीं करती है तो वहाँ पे फादर को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट 280 डेज कहता है, जो कि साइंटिफिक और प्रैक्टिकल पीरियड है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट की भी सेम शर्त है कि रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रिमेन अनमैरिड विद इन दैट पीरियड, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग से याद हो गया, हानफी का इंपॉर्टेंट है, मालिकी का इंपॉर्टेंट है, और इंडियन एविडेंस एक्ट का भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब अगर ये देखा जाता है, हम ये कह सकते हैं कि भले ही उस सिचुएशन में इंडियन एविडेंस एक्ट कह दे कि फादर नहीं रिकॉग्नाइज करेगा 280 दिन के बाद, बट स्टिल मालिकी लॉ कहेगा कि 4 साल तक तो इसको एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी वहाँ पे अगर लड़की अनमैरिड है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि कोर्ट में चले गए, कोर्ट में कौन गया? वाइफ है, ठीक है, वाइफ का हो गया डिवोर्स, और डिवोर्स के मान लीजिए 3rd ईयर में, डिवोर्स के बाद के आफ्टर 3 ईयर ए का जन्म हुआ। सिनेरियो समझ में आ रहा है कि वाइफ हैं, इनका डिवोर्स हो गया था, ठीक है, और डिवोर्स के 3 साल बाद या ऑन द 3rd ईयर ए का जन्म हुआ। अब देयर आर 2 व्यूज। अब ये जो वाइफ थी ये मालिकी लॉ से गवर्न करती थी, तो यहाँ पे व्यू लेते हैं मालिकी वाले में पहला। तो अब मालिकी के हिसाब से तो, और दूसरी बात ये है प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी नेवर रीमैरी, इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की है, ठीक है। सिनेरियो क्या है आपका कि ये जो मालिकी स्कूल से गवर्न करने वाली वाइफ थी, इनका डाइवोर्स हुआ था और 3 साल बाद या 3rd ईयर में ए का जन्म हुआ, या फिर मान लीजिए, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसका 3rd ईयर में जन्म हुआ, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं,
एग्जाम्पल हम ऐसे करते हैं, तो डाइवोर्स के बाद, आफ्टर डाइवोर्स ए वॉज बॉर्न, ठीक है। और अब यहाँ पे ये गई अपने इनके फादर के पास या फिर अपने एक्स हस्बैंड के पास एक्नॉलेजमेंट के लिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट के लिए गई और इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट के लिए गई थी ना, ये 3rd ईयर में गई आफ्टर डाइवोर्स। तो अब दो व्यूज हैं। मालिकी लॉज तो कहता है कि 4 साल तक भी अगर वो अनमैरिड है तो हस्बैंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मालिकी के हिसाब से तो यस, नो डाउट। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से तो 280 डेज हैं। तो इंडियन एविडेंस के हिसाब से तो क्लियर कट नो है कि ये जो फादर है ये बाउंड है ही नहीं एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। पहले आप लोग मुझे ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर है आपको? प्रीति, तथागत, शुभांग, गिन्नी, आप लोगों को क्वेश्चन तो क्लियर है ना? आप लोग बताइए, पहले क्वेश्चन क्लियर है, जवाब तो बाद में देना। कि जो मालिकी स्कूल से गवर्न होती थी वाइफ, उनका डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स के पीरियड के बाद ये मेंशन नहीं है कि कितना टाइम बाद ए बॉर्न हो गया। और आफ्टर हिज बर्थ 3 साल तक उन्होंने वेट किया, बट 3rd ईयर में, प्रीति तो दोबारा सुनो मैं बता रही हूँ, तो 3rd ईयर में जब 3 साल हो गए थे या बच्चा 3 साल का हो गया था या डाइवोर्स को 3 साल हो गए थे, तो वो जाती हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए उनके फादर के पास। उन्हें हो सकता है रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, जो भी है, तो वो कोर्ट में जाती हैं कि इनके फादर से कहिए कि इसको एक्नॉलेज करें और जो इसका हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में वो दे दें। अब जब वो, और उन्होंने ना दूसरी शादी नहीं की, नॉट एट ऑल, बीच में किसी भी पीरियड में नहीं हुई। तो अब मालिकी लॉ कहता है कि अगर वाइफ 4 साल तक अनमैरिड रही हैं और इन 4 साल के पीरियड में ए बॉर्न हुआ है, तो मालिकी के हिसाब से तो जो फादर हैं वो बाउंड है एक्नॉलेज करने के लिए, है ना, उन्हें तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर ए 280 दिन के अंदर बॉर्न हो जाता तो समझ आता था, लेकिन 280 डेज के बाद तो वो बाउंड नहीं है हस्बैंड एक्नॉलेज करने के। अब अगर ये, अब समझ आया प्रीति क्वेश्चन या रिपीट करूं? प्रीति क्लियर है? चलिए, तो अब आप बताइए कि आप के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो अब आप इसका आंसर क्या लिख कर आएंगे? अपनी रीजनिंग दो, आपको ये है ही नहीं मालिक वजह। अब जैसे एविडेंस, ओके प्रीति, अब 280 डेज रहेगा, एविडेंस पे जाएंगे आप। क्या चाइल्ड की कंडीशन? आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, अब आप फादर को बाउंड करोगे कि मालिकी लॉ के हिसाब से गवर्न करा के आप एविडेंस पे जाओगे और फादर को नहीं बोलोगे कि आपको कोई जरूरत नहीं है एक्नॉलेजमेंट देने की क्योंकि आप पीरियड ज्यादा हो चुका है। वही तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है गिन्नी, काउंटर क्वेश्चन नहीं, आपकी बारी है, आप बताएंगे कि आप कौन से लॉ को मानेंगी, ठीक है? ये मैं नहीं बताऊंगी अभी, मैं तो बाद में बताऊंगी। आप मुझे बताइए गिन्नी कि आप कौन से लॉ को मानेंगी। अगर आप एज अ जज वहां बैठी हैं या एज अ स्टूडेंट एग्जाम में बैठी हैं और आपके पास ये क्वेश्चन आता है, तो आप आंसर में क्या लिख कर आएंगी? मालिकी से गवर्न कराएंगी एक नो। अच्छा, आप दोनों का भी अलग हो सकता है ना। मुझसे पूछो सिचुएशन, मैं बताती हूँ क्या सिचुएशन जाननी है आपको। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन कंप्लीट, मुझे आपसे एक ही आंसर चाहिए। अगर आपको सिचुएशन, मालिकी से जाएंगे आप एविडेंस एक्ट से जाएंगे और यहाँ पे मालिकी से जाएंगे। अरे कंडीशन पूछो तो मुझसे, अच्छे से रह रहा है। नहीं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेरेंटेज में आप उसका आराम थोड़ी खत्म करेंगे भाई। अच्छा देखो, 1 मिनट प्रीति, अभी आप उस एविडेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेरेंटेज मतलब फादर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हाँ मेरा बेटा है और मैं इसको इनहेरिटेंस दूंगा, यानी तो फादर तो फिर नहीं लिखेगा, एक्नॉलेज नहीं करेगा बच्चे को। अगर आप एविडेंस एक्ट के हिसाब से जाएंगे ना प्रियांश, तो वहाँ पे फादर उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा, फादर नहीं कहेगा कि मेरा बेटा है। नहीं,
बात तो वो है ना, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी तो वो है, आप लोगों के भी आंसर पढ़ती हूँ अभी मैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी का क्वेश्चन इसलिए आया, वाइफ कोर्ट आई और बच्चा मतलब 3 साल हो गए थे डाइवोर्स को, और वो कोर्ट आके कहती हैं कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए भाई, है ना। तो अब आपके पास एज अ जज, आप लोगों के ऑनलाइन वाले बच्चों और आप दोनों के पास भी ये पॉइंट है कि फादर खड़ा है, फादर कह रहा है कि मैं तो एविडेंस के हिसाब से जाऊंगा, 280 डेज नहीं हुए, मैं नहीं मानता कि मेरा बेटा है, ठीक है। लेकिन जो वाइफ है वो रीमैरी नहीं किया है उन्होंने, और मालिक स्कूल कहता है कि अगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है तो अब तो आपको अपना बेटा मानना पड़ेगा। तो अगर आप एविडेंस को सपोर्ट करेंगे, एविडेंस एक्ट को, तो आदमी तो अपने बच्चे को एक्नॉलेज नहीं करेगा, उसके हिसाब से तो 280 दिन तक होता। अब नहीं बदलने दूंगी आंसर आप लोगों का पढ़ती हूँ अब मैं, ऑनलाइन वाला, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। गिन्नी ने लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन, आंसर इज नो, बट यू सेड शी इज गवर्न बाय मालिकी, देन आंसर इज। गिन्नी आपको ना मेरे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से बताना है। आप बताइए, आप बीइंग अ जज, आप जज हैं यहाँ पे, आप बताइए, आप फादर को फोर्स करेंगे कि वो एक्नॉलेज करे बच्चे को, और बच्चे को एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे कहे कि हाँ मालिकी लॉ से गवर्न होऊंगा मैं, और मैं मानता हूँ कि ये मेरा बेटा है, ठीक है। या फिर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पर जाएंगी, और तो फिर आप फादर को नहीं फोर्स करेंगी कि वो कहें कि आपका बच्चा है ये, ठीक है। अब प्रीति का आंसर पढ़ती हूँ, मालिकी लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। वेरी गुड प्रीति, मालिकी लॉ से अगर हम गवर्न करेंगे तो फिर फादर को तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 साल हो गए, वाइफ ने दूसरी शादी भी नहीं की है, तो मानो कि आपका ही बच्चा है। ओके, बीएसए के अकॉर्डिंग अगर आप तथागत जाएंगे तो आप यानी बीइंग अ जज आप हस्बैंड से कहेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइल्ड की, क्योंकि बीएसए आपका पीरियड देता है 280 दिन का, 280 दिन लैप्स हो चुके हैं। नाउ फादर इज नॉट बाउंड टू एक्नॉलेज दैट चाइल्ड एज हिज ओन चाइल्ड, ठीक है। शुभांका पढ़ती हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू मालिकी स्कूल शी कैन एक्नॉलेज बट फ्रॉम, ये तो मुझे भी पता है शुभांग, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ एज अ जज आप क्या डिसाइड करेंगे। आप कोर्ट में बैठे हैं, आप जज हैं, आपके पास ये दोनों सिनेरियो है, आपको डिसीजन देना है, आप क्या डिसीजन देंगे। या तो आप ये डिसीजन दे सकते हैं जैसे हमने पिछले केस में था कि भाई नहीं, आप लोग मालिकी से गवर्न होते हैं तो अभी 4 साल पूरे नहीं हुए हैं और इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की है, तो फादर आपको तो इसको अपना बच्चा मानना पड़ेगा। या फिर शुभांग, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पे जाएंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं भाई 280 दिन तक ये फादर थे, जो मिस्टर फादर थे, ये बाउंड थे बच्चे को एक्सेप्ट करने के, अब 280 दिन तो बीत चुके हैं, हम मालिकी लॉ तो नहीं मानेंगे, हम एविडेंस पे जाएंगे, ये फादर बाउंड नहीं है इसको अपना बच्चा कहने के या इनहेरिटेंस देने के, नो मैटर इन्होंने दूसरी शादी की है या नहीं। सवाल मेरा ये था। अब आप अपना स्टेटमेंट यहाँ भी नहीं बदल सकते, अब यहाँ भी नहीं बदलने दूंगी मैं, आप अपने एविडेंस पे गए थे आप। हाँ भाई, तथागत और शुभांग दोबारा लूंगी मैं आपका आंसर, जल्दी बताइए। Will go according to BSA, then no need to acknowledge after the prescribed period of time as there may be no evidence of legitimacy of the child. ओके गिन्नी, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, ठीक है। गिन्नी कह रही हैं कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से जाएंगी, डीएनए टेस्ट रिवील नहीं करेंगे इनके करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, बट यहाँ पे ना मेरा पॉइंट सिर्फ आपको ये समझाने का था कि आप एग्जाम में ना वहाँ पे डीएनए बीच में नहीं ला पाएंगे। अगर मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऑन द बेस्ड ऑफ स्कूल एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों में से किसी एक पे आंसर करना पड़ेगा। अच्छा गिन्नी, आप मेल हैं, आई एम रियली सॉरी, आई थॉट यूर गर्ल, आई एम रियली सॉरी, माय बैड। ओके, रियली सॉरी गिन्नी। चलिए, तो अब माय पॉइंट इज, हाँ तो अब जिसको जो भी लगता है, देखिए मैं होती ना वहाँ पे, अगर मुझे अब मेरा डिसीजन, अब आप सबका आ गया, अब मेरी बारी आती है। देखिए एक तो विमेन इज, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर हम एविडेंस पे भी जाते हैं तो जो लेडी हैं वो अभी तक रीमैरी नहीं की है और बच्चे को कस्टडी दे रही हैं, अच्छे से रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनका पर्सनल लॉ पे ही जाके मैं उनका फ़ायदा करा सकती हूँ, क्योंकि अगर वो लेडी ही गलत होती तो अभी तक वो बच्चे को नहीं कस्टडी दे रही होती, दूसरी शादी कर ली होती। इट इज़ नॉट हार्ड फॉर एनीवन टू रीमैरी, है ना।
अब वो वहाँ पे बच्चा संभाल रही हैं, तो मैं कोशिश करती कि मालिकी ही पे ही जाकर कम से कम फादर एक्नॉलेज कर ले और प्रॉपर्टी में इनहेरेंट कर दे, और कम से कम बच्चे को एक नाम मिल जाए। और बच्चे को नाम तभी मिलेगा जब मैं उस पर, वो मालिकी से गवर्न होते हैं तो मैं उन पर मालिकी लॉ अप्लाई करूँगी, ठीक है। अगर मैं उनका मालिकी लॉ उस टाइम पे अप्लाई नहीं करूँगी, एप्लीकेबल नहीं करूँगी, तो मुझे इंडियन एविडेंस एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अगर मैं इस लेडी पर वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई कर दूंगी, तो इसका मतलब ये है कि फादर को वहाँ पे बच्चे को एक्नॉलेज नहीं करना पड़ेगा, बच्चे को नहीं मानना पड़ेगा कि मेरा बेटा है, यानी वो फादर नहीं माने जाएंगे उसके, और बच्चे को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। तो आई प्रॉबेबली मैं वहाँ पे नॉट री मैरी एट का लेकर और मालिकी स्कूल का लेकर मैं इस तरह की रीजनिंग देकर उन पर मालिकी लॉ अप्लाई कर दूंगी। सो आर वी डन फॉर नाउ, कल के हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन होगी तो अगली क्लास में देखते हैं। आप लोग क्लियर हैं? और आप लोग? तथागत, गिनी, शुभांग, प्रीति, क्लियर? लेट मी नो। चलिए that's a different story, गिन्नी। ऑलराइट, वो अभी फिलहाल एक फेयर जजमेंट यही लगा मुझे। और हाँ, आपका अलग हो सकता है, ऑफ कोर्स आपका मुझसे अलग हो सकता है, और सबका एक दूसरे से अलग हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हमारी रीजनिंग डिसाइड करेगी हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। हाँ सॉरी तथागत, चलो बैक टू योर आंसर। तुम्हारा आंसर देखती हूँ, एक सेकंड, फोन में है मेरे पास। मैं कौन हो गया तथागत, है मैं ऑडिबल? लेट मी चेक, मैंने पढ़ लिया था। एक मिनट दीजिएगा तथागत मुझे, मैं आपका आंसर देखती हूँ। किसने सेंड किया था? ठीक है तथागत, एक सेकंड, मैं आपका आंसर ही निकालती हूँ। तथागत, सबसे पहले तो ये लाइंस नहीं करेंगे आप, अगली बार आप मुझे आंसर सेंड करेंगे तो मार्जिन के लिए भी लाइन नहीं खींची होगी, और फॉर द डिवीजन ऑफ पैराग्राफ देयर विल बी नो लाइन, ऑल राइट। और हाँ, आंसर इज करेक्ट। पता नहीं क्यों ये छोटी सी बात है, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे एडवाइस किया गया था नॉट टू राइट सीपीसी, रेदर राइट सिविल प्रोसीजर कोड। थोड़ा बहुत एक आध सेकेंड एक्स्ट्रा ले लेगा, बट ये बहुत एडवाइस किया जाता था। बाकी हाँ, आंसर करेक्ट है आपका, ये पहले भी पढ़ा है मैंने, आई थिंक इसने जब मुझे भेजा था तभी पढ़ा था। ठीक है आपका आंसर। ट्राई नॉट टू यूज स्केल एंड यप, आंसर इज करेक्ट। हाँ तथागत, योर आंसर इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आप मुझे एक फेयर आंसर को भी, अब एक बात बताओ ईमानदारी से, किस किस को होमवर्क चाहिए? क्वेश्चन आंसर लिख कर लाओगे? कल थोड़ी है क्लास, मेरा मतलब था आंसर लिख कर लाओगे। हाँ भाई तथागत, आप लोग तो हेल्पलाइन पे भेजेंगे आंसर, और आप लोग मुझे पर्सनली चेक कराएंगे। तो आपका क्वेश्चन है, आपको ट्रिपल तलाक के ऊपर लिख कर लाना है, अपने पूरा ओरिजिन लिखना है और अपना व्यूज और कैसे प्रैक्टिस हो रही है, एक दो केस लो जो भी आता है आपको वो कोट करना है, और अब उसके बाद एंड में अपना व्यू देना है, ठीक है। क्वेश्चन बोलूं? डिस्कस दी ओरिजिन ऑफ ट्रिपल तलाक, दैट इज तलाकुल बिदत। Discuss the origin of triple talaq, that is talaq ul bidat. Also highlight the important judgments
related to triple talaq. नेक्स्ट लाइन में लिखिए व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रिपल तलाक. व्हाट इज द मॉडर्न पोजीशन ऑफ ट्रिपल तलाक. चलिए, थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू.